तो सभी को नमस्कार। SDIA की वेबिनार सीरीज के इस क्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्णा प्रधान से आगे की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए और एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क के लिए मैं SDIA के अध्यक्ष श्री तापस दा को से अनुरोध करूंगी कि वो आके इस सेशन की शुरुआत करें और ओपनिंग रिमार्क दें। तापस दा, ओवर टू यू। थैंक यू कृष्णा जी। मेरे ख्याल से सबको तो वेलकम। कृष्णा जी, आप सब लोग को वेलकम किया। तो मध्य प्रदेश सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एसोसिएशन, जिसका हम संक्षेप संक्षेप में रखते हैं, जो एसडीआईए। एसडीआईए एक मध्य प्रदेश कौशल जो रीजन है, उसी का एरिया में जितना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जो है, उसके लिए एक हम नेटवर्क बनाया हुआ है। जो नेटवर्क का हमारा शायद 4 साल हो गया। तो उसी का हर सीरीज अब हमारा एक वेबिनार होता है, जो हम लर्निंग शेयरिंग के लिए हम लोग फील्ड लेवल में बहुत कुछ काम होता है। कुछ सक्सेस स्टोरीज भी होता है और कुछ केस स्टडीज भी होता है, और ऐसे कुछ अभियान भी होता है, जिसको मिशन मोड में, अभियान मोड में हम लोग काम करते हैं। तो उसी का एक कुछ शेयरिंग के लिए हम लोग एसडीआई के और महीना में हम लोग और महीने में एक दो बार हम रखते हैं। तो मोटामोटी हमारा सस्टेनेबल जो एसडीआई का एक जो इसका कुछ थीम लेके हम लोग काम करते हैं। जो इसे थीम है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एक थीम है, सेकेंड है इकोलॉजिकल एंड कंजर्वेशन एक थीम है, देन वाटर एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक थीम है, देन एजुकेशन एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट का ऊपर हम थीम है, वाटर से डेवलप जेंडर एंड इंक्लूजन का ऊपर है, सिटीजन राइट्स का ऊपर है, रिसर्च एंड एडवोकेसी के लिए है। तो लगभग हम लोग का एसडीआई के अभी तो शायद 22 एनजीओ का हमारा साथ जुड़ा हुआ है। तो उसका एक आउटरीच मोटा मोटी हम बताएगा तो हम लोग 5011 विलेज को हम कवर कर रहे हैं। 1,91,823 फैमिलीज को हम कवर कर रहे हैं। हमारे पास कलेक्टिव मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रोड्यूसर ग्रुप, ये सब लेके है 9,755 का है। तो एडोलेसेंट गर्ल भी हम लोग कवर करें 22,000 ऐसे कुछ है, यूथ भी है। तो ये एक है। तो इसी मुद्दा में हम लोग आज जो हमारा जो वेबिनार जो कर रहा है, उस एफएस से कर रहा है। पारंपरिक खान पान और हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। मेरे ख्याल से इसके एफएस से चर्चा करेगा। उसके पहले आप लोग को वेबिनार का क्या, कैसे आगे जा सकता है, कैसे इसके कृष्णा जी आप लोग को बताएगा। तो ओवरऑल में आपको एसडीआई क्या है, एसडीआई क्यों बना है, किसके ऊपर काम करता है, हम कितना दूर तक काम, कितना आउटरीच है, मोटा मोटी हमने बताया। तो मेरे मोटा मोटी हम लोग का जितना पार्टिसिपेंट जुड़ा हुआ है, तो क्या आपको गाइडलाइन क्या है, मेरे ख्याल कृष्णा जी आपको बताएगा। तो सबको धन्यवाद, सबको आप इसी से साथ जुड़ा रहे, हम भी है। ये अच्छा सेशन है। अच्छा, हमारा एक इंग्लिश में एक बोलता है गैस्ट्रोनॉमी बोल के एक सब्जेक्ट होता है, जो गैस्ट्रोनॉमी का मतलब फूड कल्चर एंड हिस्ट्री एंड कंजर्वेशन। तो मेरे ख्याल से ये हमारा पारंपरिक खान पान के बारे में बताएगा। तो थैंक यू, सब लोग जुड़ा रहे, हम लोग भी जुड़ा रहे। तो धन्यवाद। तो ओवर टू कृष्णा जी। थैंक यू तापस दा। तो जैसा तापस दा ने ब्रीफ किया कि आज इस सेशन का हमारा जो टॉपिक है वो है पारंपरिक खान पान, हमारी सांस्कृतिक धरोहर। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि खान पान का हमारे जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, और खाना, फूड, ये केवल हमारे जिंदा रहने, हमारी ऊर्जा का ही स्रोत नहीं है, लेकिन जब ये हम तक पहुंचता है तब ये बहुत अपने साथ बहुत सारा ज्ञान लेकर और पहुंचता है। जैसे हम सब के पास ये अनुभव होगा कि जब हमारे पेरेंट्स ने या हमारे दादा दादी, उन्होंने, वो हमेशा कहते थे कि ठंड के समय में क्या चीजें खाई जाएं। जैसे मेथी है, मूंगफली है, मेथी की साग हो सकती है, मूंगफली, गुड़, ये सब ठंड में, ठंड से बचाव के लिए बोला जाता था। गर्मियों में प्याज जरूर
खाएं, और आम और जैसे जो लिक्विड टाइप के आइटम है जिससे शरीर में ठंडक रहे। तो ये तो मतलब समझ में आता है कि जो खाना है वो केवल केवल ऐसा केवल हमारे जिंदा रहने के लिए ही नहीं, लेकिन जब तक वो हम तक पहुंचे तो उसके साथ में बहुत सारी विजडम है, नॉलेज है जो उससे जुड़ी हुई है, जो हम तक अभी तक पहुंची है, और जिसको हम जब इस्तेमाल करते हैं, जिस फॉलो करते हैं, तो उसका डेफिनेटली हमको लाभ होता है। तो ये तो एक तरफ है, एक एक पक्ष है ये पूरे बात का। दूसरा, लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द अभी अपने समाज में देखते हैं, या हम अपने भारत देश के आंकड़ों पे भी जब नजर डालते हैं, तो थोड़ी स्थिति जो है वो भयावह लगती है। खास तौर से एक तरफ जब हम कुपोषण के आंकड़ों को देखते हैं, जहाँ पे हर दूसरा बच्चा जो है वो कुपोषित है, हर 3 में से 2 लड़कियां हैं जिनको खून की कमी है, 3 में से 2 महिलाएं हैं जो खून की कमी से पीड़ित हैं, और दूसरी तरफ ऐसी भी पॉपुलेशन है, लगभग 30%। आंकड़े ये भी बताते हैं कि लगभग 10 में से 3 लोग हैं जो जिनको मोटापा है, और लगभग 10 में से 6 लोग हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर या मधुमेह या इस तरह की जो एनसीडी से संबंधित बीमारियां हैं, उसकी संभावना है, उसके लिए वो हाई रिस्क में है। तो ये तो जरूर समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है कहीं। जो कुछ नॉलेज हम तक पहुंचा है और जो लगातार ही बदल रहा है हमारे खाने पीने का पैटर्न भी, और जो आज की स्थिति है, जो समस्याएं हैं, एक तरफ कुपोषण, एक तरफ ज्यादा ओवर न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, ये दोनों ही भयावह हैं, और ये दोनों ही बढ़ती जा रही है। तो आखिर क्या गलत है, क्या क्या चीजें हैं जो हम मिस कर रहे हैं, क्या गलतियां हम कर रहे हैं, और हम इन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं? आज इसी विषय पे जानकारी, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए हमारे साथ में सत्या सोबन दास जी उपस्थित हैं। और सत्या सत्या को बहुत सारे लोग वैसे जान रहे होंगे, पर अगर इंट्रोड्यूस करें तो लगभग 15 वर्षों से अधिक का एक ग्रास रूट एक्सपीरियंस है सत्या के पास में। ये बहुत ही पैशनेट डेवलपमेंट प्रोफेशनल है, क्योंकि मैंने भी इनके साथ काम किया है, तो मैं बिल्कुल अपने अनुभवों से भी ये जोड़ सकती हूँ। और सत्या का जो एक्सपर्टीज रही है, ये 15-16 सालों में काम करने की, इन्होंने क्लाइमेट एक्शन के साथ में इन्होंने लैंडस्केप कंजर्वेशन में, ट्राइबल लाइफस्टाइल को लेके इन्होंने बहुत सघन तरीके से और बृहद तरीके से काम किया है। और ये सारे अनुभवों को बांटने के लिए, आगे लेके जाने के लिए सत्या अलग अलग समय में अलग अलग कैंपेन का पार्ट रहे हैं। साथ में इन्होंने ये अनुभवों को बांटने के लिए कुछ न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहे हैं। तो बिल्कुल अब समय की बचत करते हुए मैं सत्या जी को इनवाइट करूंगी, और हम उनसे सीखेंगे। लगभग 35 मिनट 40 मिनट करीब हम ये सत्या जो प्रेजेंटेशन करेंगे हम उसको सुनेंगे। इस बीच में जो भी सवाल होंगे हम चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हम वेट करेंगे, इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर जैसा सेशन करेंगे प्रेजेंटेशन के बाद में, और हम उसको मिलके और उन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। तो सत्या, हम आपका स्वागत करते हैं इस सीरीज में। ओवर टू यू। थैंक यू किशन, इतना अच्छा शब्द बोले, अच्छा लगा। वैसे आज और ज्यादा अच्छा लगा है कि आप और हम साथ में हैं, बहुत सालों के बाद ऐसे मुलाकात होता है जब आ, साथ में सारा विचार का आदान प्रदान होता है। मतलब जब शुरुआती दौर पे जब ये सारा चीज सीख रहे थे विकास की यात्रा में, तो आप लोगों से बहुत सारा चीज सीखे जो आ, उसी का बताना है। तो मैं आता हूँ उसके में।
मेरा लैपटॉप में थोड़ा हैंग हो रहा है इस समय, अगर नहीं चलेगा तो थोड़ा आप करिएगा, कर दीजिएगा मदद। हाँ बिल्कुल सिद्धू। जैसे कि बात आज का विषय भी वही है कि पारंपरिक खान पान को लेके ये खान पान, जैसे कृष्णा मैम भी बता रहे थे कि ये खाली खान पान नहीं है, एक धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ तक पहुँचता है। हम सबको पता है कि ये खान पान अपना जीवन शैली के साथ जुड़ा हुआ है। जो जहाँ का है वही खान पान से ही उसे अच्छा लगता है। अगर हम बताएं, अभी बात करेंगे, किसी को भी पूछेंगे गांव में या ऐसे ही कि आपको क्या खान पान अच्छा लगता है, तो अगर एमपी का महाकौशल का होगा तो वो पोहा कहेगा, अगर यूपी का होगा तो वो अपना खान पान अगर होगा तो दही जलेबी कहेगा, और उड़ीसा का होगा तो कहेगा पखाल और मछली का। तो ये खान पान हमारे संस्कृति के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा है। हम कहीं भी चले जाएं तो अब खान पान तो हमको वही खाना है। मतलब बदलता है, हम दूसरे से ये थोड़ा सा प्रभावित तो होते हैं, लेकिन आम तौर पे हमें वही खान पान अच्छा लगता है जो हम पहले से खा के आ रहे हैं। तो ये हमारा संस्कृति के साथ लगा हुआ है, और ये संस्कृति के साथ इसी लगा कि हमारा सारा तीज त्योहार हमारा पारंपरिक खान पान के बिना अधूरा है आज भी। आज अच्छा दिन है, जन्माष्टमी का दिन है। आज के दिन में भी घर पे अगर कुछ बना होगा तो वो अपना ही खान पान बना होगा जो हम खाते आ रहे हैं। जैसे ये वेबिनार ऐसे ही एसडीआई के सपोर्ट से हो रहा है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एसोसिएशन है। आ, मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पे जाना चाह रहे हैं कि ये खान पान अगर सब अच्छा है तो फिर हम आज क्यों बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। हम पहले से ऐसा नहीं कि हम पूरे तरीके से भूल गए हैं या पूरे तरीके से इससे छूट गए हैं। हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अगर नया पीढ़ी तक ये अगर जानकारी, ये ज्ञान कौशल जो है वो अगर नहीं जाएगा तो शायद हम ऐसे दौर पर हैं जो थोड़ा सा हमको ज्यादा निगरानी या ज्यादा देखने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि हमारा जितना सारा साहित्य है, आयुर्वेद है, जितना मुनि ऋषि है, सब जगह पर आपका पारंपरिक खान पान को लेके बात होता है। ऐसे भी कहते हैं ना कि अगर आप सही खान पान कर रहे हैं तो ये 100 दवाई से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, अगर आप हमारा खान पान बहुत सही तरीके से। इसका ज्यादा बड़ा विरासत है हर जगह का, और हर जगह का अलग अलग विरासत है। अगर मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो हम कहते हैं ना कि 6 मीटर 6 कोस में आपका वाणी बदलता है और 9 कोस में पानी। तो हर जगह पर अलग अपना अपना खान पान को लेके अपना विरासत है, और बहुत समृद्ध विरासत है, ऐसा नहीं कि। लेकिन आज क्यों जरूरत पड़ा जो हम फिर से इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है, नहीं तो शायद हम उस चीज को नहीं जान पाएंगे। इतिहास हमें बहुत सारा चीज सिखाता है कि क्यों आज की स्थिति में पहुंचे, उसको और सही करने के लिए हम क्या करेंगे। तो आज का जो हम विषय रखे हैं किसानों से बात रहा, हम 3 तरीके से इस आज के मुद्दे पे बात करेंगे। पहला सत्र, पहला 10-15 मिनट में बात करेंगे क्या बैकग्राउंड रहा और क्या परेशानियां है जो मध्य प्रदेश में हमको दिखता है, खास करके हमारा खान पान को लेकर। दूसरा था कि ये खान पान जो है वो हमें क्या क्या उसका प्रभाव पड़ता है बाकी चीजों में, अच्छे प्रभाव, और उसको अच्छे से अगर करने के लिए क्या करना होगा। ऐसे बातों से तो नहीं होगा, लेकिन उसको करने के लिए क्या कुछ ठोस, क्या सिस्टम के ऊपर काम करना है, क्या योजना बनाना होगा जो ये वैसा ही विरासत जिंदा रहे आने वाले पीढ़ी के। कुछ अच्छे पे भी बात करेंगे और कुछ जहाँ कमियां हैं उसके ऊपर भी जानना जरूरी है उतना, ताकि हम उसको सही कर सकें। आपको सबको पता है, हम ये 76वां साल चल रहा है आज़ादी का। वहाँ आज़ादी के पहले हम कहते ना कि देश हमारा सोने का चिड़िया था। सही है, सोने का चिड़िया तो है, था आज भी। लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे चीजें हुआ जो हमारा खान पान को लेके या हमारा रोजगार को लेके, हमारा जीवन शैली को प्रभावित करता रहा। उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। ये
जब जैसे हम स्वाधीनता से मिलने से पहले एक बंगाल में बहुत ज्यादा बड़ा सूखा आया था। आप किसी बूढ़े बुजुर्ग को अगर पूछेंगे तो बता पाएंगे कि खास करके जबलपुर से चावल वगैरह जाता था। कहा जाता था उस समय पे कि मध्य प्रदेश सबसे अच्छा है चावल में, माना जब छत्तीसगढ़ साथ में था। उसके बाद हम आज़ादी हुए, आज़ादी के बाद भी हमारे पास 60s में पूरा 54 से लेके हमारे पास खाने का अनाज नहीं था। आप देखिएगा जितने सारा किताबें हैं, पुराने फिल्म देखिए, हर जगह पर वही होगा कि खाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, किसी के पास होगा तो ये सेठ के पास होगा, वो दे नहीं रहा होगा। ये सारा फिल्म हम आप देखेंगे अगर 50 60 तक भी सारा फिल्म में ही होगा। वो फिल्म नहीं है, वो उस समय का समाज को दर्शाता है। उससे पहले भी बहुत सारा दिक्कतें था, ऐसा नहीं कि दिक्कतें नहीं था। ये सारा दिक्कतें के बावजूद भी हम आहिस्ता आहिस्ता, तो उस समय पे सबसे ज्यादा समस्या था कि हम कैसे हमारे 40 42 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाए, पेट भरा रहे, खाने के लिए बहुत दिक्कतें हुआ करता था। वहां से हमारा यात्रा शुरू हुआ। उसके बाद हम जैसे ही खाना नहीं था में, आपको सबको पता होगा 65 66 में भी फिर से सूखा हुआ भारत में बहुत सारा हिस्से पर। तो ये हमारा खान पान को और हमारा जीवन शैली को प्रभावित करता रहा। अब आप सबको पता है, हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी उसी समय पे हो रहा था। 65 66 में भारत का युद्ध हो रहा था। तो युद्ध के टाइम पर अब हम सब सुनते हैं ना कि जय जवान जय किसान का नारा लगाए थे शास्त्री जी ने। और वो ये भी कह रहे थे कि एक दिन का भूखा या एक दिन का उपवास रहे, कि हमारे पास खाना ही नहीं था लोग के पास। और हम उस समय पे PL 480 करके एक सार्वजनिक कानून 480 US से हमको खाना मतलब गेहूं का अनाज आयात करना पड़ा। और हम ये पाकिस्तान भारत पाकिस्तान युद्ध जीत ही रहे थे, लेकिन जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट थे जे एंडरसन, उनने बोले कि हम तभी गेहूं भेजेंगे जब आप ये विड्रॉ करोगे, आपका सेना वहां से विड्रॉ करोगे तभी हम आपको भेजेंगे गेहूं, नहीं तो आपको गेहूं ही नहीं भेजेंगे। तो ये सब कहानी है। तब जाके ये संधि हुआ। फिर शास्त्री जी गए वहां, शास्त्री जी लौटे नहीं, वहीं उनका देहांत हो गया। ये सब चीजों के बीच में शुरू हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो बहुत सारे लोग बहुत आसानी से कह देते हैं अरे ये सारा प्रॉब्लम है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ है, हरित क्रांति आया तो इसलिए हमारा सारा अ, विविधता खत्म हो गया और हम खाली खाने पे। लेकिन उस समय के हिसाब से जब आपको 60 करोड़ लोगों को खाना अनाज, आप प्रेमचंद का किताब ही पढ़िए। प्रेमचंद की किताब में हर 5 मतलब आपका ये से कहानी से एक कहानी इसी पे होगा, उस समय का शोषण कैसे होता था। खाने के वजह से लोग अनाज, अभी भी गांव में बोलते हैं कि हमें खाली खाना अनाज ही चाहिए था इसलिए मैंने 3 एकड़ का जमीन दी। ये सारा चीजों से हम उभरे। हम, अच्छा चीज है कि हमारा किसान और हमारे देश के लोग, हमारे सारे वैज्ञानिक, हमारे जितने सारे लोग थे बहुत मेहनत किए अपने लोग को अच्छे जगह पर पहुंचाने के लिए। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के वहां से शुरू हुआ जब हमारे पास खाना नहीं था। अब अच्छा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी कहानी है। अच्छा ये है कि आज के दिन में हम, एक जमाना था जहां हम खाने के लिए तरस रहे थे, और आज का दिन एक है जहां हम भारत में, पूरा विश्व में भारत एक नंबर पे है दूध प्रोडक्शन में। तीसरे नंबर पे है अंडे का प्रोडक्शन में, और 8वां नंबर पे है मीट प्रोडक्शन में। और गेहूं और चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है विश्व में। और जो दाल खाते हैं, दाल में भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है। लेकिन ये अलग बात है कि हम बड़ा प्रोड्यूसर होने के बाद भी हमें अपना का 14% फिर से बाहर से आना लाना पड़ता है, क्योंकि हमारा सारा खान पान का सिस्टम ही बदल गया। हम हर जगह दाल चावल, जहाँ चावल दाल नहीं खाते थे वहां भी ये जो खान पान का बदलाव आया, इसलिए हम सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी हमें वहां से निर्यात करना पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी चीज है जहां हम आज पहुंचे। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है सोयाबीन, चना, उड़द, मसूर और तिल। सेकंड पे मक्का, राम तिल, मूंग में। और तीसरा पे है आपका गेहूं और जौ में। और नया जो लाइवस्टॉक सेंसस आया उसमें हम तीसरे नंबर पे है, जो खास करके लाइवस्टॉक रियरिंग करते हैं, जिसमें आपका कैटल, स्मॉल रूमिनेंट,
वो सारा चीज। ये बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी के ओर पे है, हम आगे बढ़ रहे हैं ये इंसानी। लेकिन साथ में ये और एक चीज है, हमें इसका और एक पहलू देखने का जरूरत है। ये पहलू हमें थोड़ा सा दूसरे और एक नजरिया से देखने को मजबूर करता है। इतना सारा होने के बाद भी हम आज जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है विश्व में, 121 देश में हम 107 नंबर पे हैं। जो और हम जो सबसे अलार्मिंग कंडीशन पे है। और जो चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग मतलब जो बच्चे 5 साल के अंदर में है, वो बच्चे आपका हाइट जो है, वो हाइट के हिसाब से उनका वेट कम है। इसमें हम सबसे बड़े हैं और सबसे ज्यादा ही है भारत में। और बाकी आंकड़ा आपके सामने है, किस में बोल रहे थे, वो आंकड़ा ही देखने लायक है कि ऐसा इतने सारे अच्छा होने के बावजूद हमारा ये आंकड़ा क्यों है। अगर हम पोषण के ऊपर जाएं, आज भी आज भी नवजात 1000 नवजात अगर बच्चे होते हैं तो उसमें 29 बच्चे ऐसे होते हैं जो वही मृत्यु हो जाता है। इस तरह का डाटा देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, सुनने में भी अजीब सा लगता है कि इतना सारा अच्छा होने के बावजूद भी कैसा है। 33% ये बढ़ा है। ये सबसे इंटरेस्ट मतलब सबसे रोचक बात यह है, दुख की बात है कि इतना सारा होने के बाद भी जो 5 साल के अंदर में जो बच्चे होते हैं, उनका जो जिनका हाइट कम हो जाता है उनके एज के हिसाब से, उसमें हम 35 बच्चे ऐसे हैं जो होते हैं, वो ये सबसे ये बढ़ा है। तो वो एक कहानी है। और एक दुख की बात है, जो बच्चे हैं 5 साल के तक का जो बच्चे हैं, वो एनीमिक है। 72 बच्चे हैं, 72% बच्चे हैं, जो पिछले साल से इस साल बढ़ा है। मतलब ये सब आंकड़ा जो हमें बताता है, ये हमको अलग तरीके से सोचने में मजबूर करता है कि इतना सारा अच्छा होने के बावजूद हम ऐसे कौन सा जगह पर चुक जा रहे हैं, जो ये सब चीजें हमको सामने आ रहे हैं। ये आंकड़ा नहीं है, ये बहुत दुख की विषय है। जो हम इस आंकड़ा को मैं पहले सोच रहा था ना दिखाऊं, लेकिन ये सरकारी डाटा है, जो ये आप ऑनलाइन पे भी पढ़ा है, आप देखिएगा। ये सोचने वाली बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और इस ये थोड़ा अलग नजरिए, तो ये मुझे मैं इसलिए कह रहा था कि क्या हमारे में कोई कमी रह गया, जो ये सारा चीजें हम, तो हमको कोई और नजरिया से देखने का जरूरत है। अब मैं आता हूँ कि ये हम क्यों बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल फूड पे। हम चाह रहे थे कि हम खास करके हम सारे लोग एक ही टाइम पर एक ही चीज सोचते हैं। हमें बचपन में भी यही कहा गया, जो कर रहे हैं वही चीज करो। लेकिन हम साथ में होलिस्टिकली चीज नहीं देख पाते साथ में। इसलिए हम कोई भी चीज को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर बाकी चीज हमारे साथ में खो देते हैं। इसलिए हमें थोड़ा उस दिशा में भी सोचना है कि जो बाकी चीज को भी साथ में लेके चले। जब हमारे पास इतना सारा अनाज है और हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर हैं आपका धान गेहूं मिल्क में, इस ये सब होने के बाद भी ये क्या हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं, ये एक कारक है जो हम सोच रहे थे। ये जरूरी नहीं कि इसमें आप सहमत हैं, लेकिन शायद इस दिशा में हमें सोचने का थोड़ा जरूरत है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा पारंपरिक खान पान था, हम उसमें से कहीं चूक गए, या उस नजरिया से देखे नहीं, या हम बाहर के चीजों को ही ज्यादा सोचे कि यही शायद सही होगा। यहाँ से सोचने वाली बात है। जैसे हम देख रहे थे कि हर जगह पर एक ही जैसा आंगनबाड़ी में भी खाना देते हैं, तो वो क्या सच में लोग खा रहे हैं? अगर हर एरिया के हिसाब से अगर हमारा खान पान उसी हिसाब से होता तो शायद और अच्छे तरीके से खाते। तो अपना पारंपरिक खान पान में ये सारा चीज छुपा हुआ था। इसमें बहुत सारा चीज छुपा था। न्यूट्रिशन उसका बहुत बड़ा चीज था, कि पोषण और ट्रेडिशनल हेल्थ केयर जो था वो अपना खान पान था। लेकिन ये सारा चीज रहा जो जिसके वजह से हम हमसे छूट गया हाथों से। और एक नजरिया भी बदलने लगा कि नहीं, ये शायद इससे नहीं होगा, बाहर का खाना पड़ेगा, हमें हॉर्लिक्स लेना पड़ेगा या कहीं आपका प्रोटीन पाउडर लेना होगा, और यही प्रेस्क्रिप्शन है जो अ, मतलब सोकल मार्केट में। तो इसलिए हम अपने चीजों से छूट गए। हमें बड़ा जब मैं डिंडोरी में था, इवन मंडला में भी, हम यहाँ मक्का का पेज पीने का रिवाज है, खाते हैं लोग गर्मी में ज्यादातर, मक्का का पेज के साथ भाजी।
आज वो मक्का का पेज खाने में, मैं जितने जगह पर गांव में जाता हूँ, जो यूथ है जो, अब वो मक्का का पेज खाने में भी, कहने में उनको शर्म आता है। कहने वो मक्का का पेज नहीं कहेगा, वो कहेगा कि दलिया खाएं, मतलब दलिया है। मतलब ये सारा चीजें हमें जो बाहर, मतलब जो हमें, हमको गर्व महसूस वाली बात है कि हम गर्व महसूस नहीं कर रहे अपने खान पान को लेकर। तो ये मैं इसलिए कह रहा था कि हमारा सारा खान पान, इवन आप चिरौंजी देखेंगे, चिरौंजी जितने लोग भी थोड़ा गांव के लोग तो नहीं खरीदते, लेकिन जो शहर में रहते हैं, हम ज्यादातर वो आलमंड खरीदते हैं, बादाम। और अखबार में भी नीचे आता है, बादाम खाइए स्वस्थ रहिए। हम कितने लोग, हमारे यहाँ चिरौंजी इतना होता है, कितने लोग चिरौंजी खाते हैं? कि आनंद भाई साहब हैं पन्ना से, हमारा पन्ना बहुत बड़ा एरिया है जहाँ चिरौंजी होता है। उस चिरौंजी को मंडला में, जहाँ चिरौंजी होता है, वो चिरौंजी और बादाम में एक ही जैसा न्यूट्रिशन वैल्यू। लेकिन कभी कहीं जगह पर आपने दही देखे होंगे कि अच्छा, आप चिरौंजी भी खाएंगे तब वही काम करेगा, लेकिन वो नहीं है। तो बादाम होगा, आलमंड, कैलिफोर्निया आलमंड लिखा होगा, वही करेंगे। हमारे यहाँ के सीताफल, आंवला, कुसमी, जो जंगल से मिलता है, जो हमारा खान पान है, उस खान पान में भी वही गुण है जो बाहर से है। आज कल जमाने में बस ऐसे ही मैं बता रहा था, आप कभी भी जाइए, कभी गांव का फल मार्केट में, छोटा छोटा अगर कस्बा है वहां भी जाइएगा, वहां भी वही 4-5 प्रकार का फल है। सेब होगा, अनार होगा, केला होगा, पपीता होगा। हमारा 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 कभी जितना सारा यहाँ निकल होता है वो कभी नहीं मिलता। आंवला होगा तो आंवला बहुत सस्ते में बेच रहे होंगे, बहुत लोग कोशिश किए कि मुरब्बा और बाकी, लेकिन उसमें लोगों को वो फील नहीं आता कि अच्छा है। हमने मंडला में बहुत कोशिश करके, जो 30 रुपया जामुन का किला थे, हम इतना लोगों के पीछे लगे, इतना लिखे बार बार, तभी भी जाके 40-45, लेकिन वो महिला बैठे होंगे जामुन लेके, लेकिन आदमी खरीदने खरीदने वाला नहीं। हो सकता है शहर में खरीदते होंगे, क्योंकि कहते हैं कि डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरा बस कहना का ये था कि बहुत सारा चीज जो अपना पारंपरिक खान पान में, अपने यहाँ जो उपज होता है, पारंपरिक खान पान क्या है? पारंपरिक खान पान वही है जो अपना जलवायु के हिसाब से, अपना मिट्टी के हिसाब से, अपना इकोसिस्टम के हिसाब से जो भी चीजें निकलता है, वो उसी से जो खान पान बना, वो अपना पारंपरिक खान पान। कहीं चोखा बाटी खाते होंगे, कहीं पेज पीते होंगे, हर जगह पर अलग अलग। वैसा ही अगर हम देखें, एक जमाने में बुंदेलखंड बघेलखंड में ज्वार बहुत होता था। यहाँ कोदू कुटकी में, जब डिंडोरी में रहता था, तो बहुत सारा टाइम पर हमने कोदू कुटकी खाते थे। कोदू कुटकी के साथ में आपका अ, उड़द का दाल। लेकिन ये खान पान, हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मंडला डिंडोरी कोदू कुटकी, लेकिन खान पान में है क्या? क्योंकि हमारा सारा जो बातचीत है खान पान से हट के व्यापार में चला गया है। व्यापार करना हम बुरी बात नहीं है, लेकिन हम खाली व्यापार के साथ साथ में अगर हमारे खान पान के साथ भी जुड़े तो वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। अगर हम सारे लोग कह रहे हैं कि अगर कोदू कुटकी में विटामिन, जो आपका आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है मुकाबले आपका धान के, तो फिर हम इसको खान पान को फिर से लाने में जो परेशानी है, कुछ कुछ तो दिक्कतें हैं, और कुछ कुछ हमारा बिहेवियरल या हमारा जो बोल चाल में, या उसको थोड़ा सा हम कम आके हैं। अभी भी इतना सारा इस साल इंटरनेशनल ईयर मिलेट है, लेकिन ये सारा मिलेट खान पान से हट के बिजनेस में, व्यापार में या रेसिपी में जा रहा है। इसको अपने जगह पर, अपने स्थानीय जगह पर कैसे इसको फिर से अपना थाली में फिर से वो आए, उसके ऊपर सोचने का जरूरत है। ये खाली न्यूट्रिशन का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम देखेंगे तो जैसे जो थोड़ा फॉरेस्ट के पास जो एरिया है, और मध्य प्रदेश में ये जगह थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 28% करीबन जंगल है। और हम हर जंगल के पास में कुछ ऐसा पद होता है जो आप हम कहते हैं अनकल्टिवेटेड फूड, या बिना उगाए खाद्य। जैसे मंडला डिंडोरी में हम देखते हैं, यहाँ 38 प्रकार का करीबन का खाली पत्तेदार सब्जी होता है। पिहरी पिहरी 5-6 प्रकार का पिहरी निकलेगा। ये सारा चीज हमारा खान पान का हिस्सा हुआ करता है। इवन चकोड़ा भाजी, ये सब एक समय पे हमारा खान आज भी है, लेकिन वो मात्रा कम हो रहा है। इसका एक सबसे बड़ा चीज है कि हमारा अपने खान पान को लेके गर्व महसूस कम करना। और हमें थोड़ा नीचा लगता है कि हम ये खा रहे हैं, तो हम शायद कह देंगे तो लगेगा अरे ये तो देहाती है,
या इन लोग गरीब हैं या जो भी है, मतलब कहीं आप उस उस नजरिया से उठ के हमको अपना खान पान या अपना संस्कृति को लेकर सबको गर्व होना चाहिए, या हमें भी गर्व है और हम करते हैं और करना भी चाहिए। तो ये एक चीजें जो लग रहा था कि ये कमी है। दूसरा था कि और एक कहानी था कि हम नया पीढ़ी को इससे कनेक्ट कैसे करें। नया पीढ़ी मतलब युवा, मतलब हर समय पे हम कहते हैं कि नया पीढ़ी को कैसे कनेक्ट करें, तो ये एक सवाल हर समय पे रहता है। नया पीढ़ी तभी कनेक्ट कनेक्ट होगे जब ये घर से ये सारा चीजें होगा, घर से खाएंगे, घर से ये सामान होगा, तब जाके ये नया पीढ़ी कनेक्ट होगी। एक कहानी है कि हमारा युवा पीढ़ी को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास जो ज्ञान कौशल था वो फिर से जाना चाहिए। हम बहुत सारा जगह पर जाते हैं, गांव में बहुत सारा कहानी कहावत में भी लोग कहते हैं। अब भी गया था एक जगह पर, तब वहाँ एक गांव से इसे बात कर रहा था खान पान को लेकर, तो वो बहुत काफी इंटरेस्टिंग चीज बोले। उन्हें बोले कि हमारा हम कहते भी हैं हालांकि, लेकिन उनका कहानी था कि आजकल मेरे बात सुन नहीं रहे। तो बहुत अच्छी चीज कहे, चैत चना बैसाख बेल, जेठ सैन आषाढ़ खेल, सावन हरे भादु तीत, कुंवार मासे गुड़ खाले मीत, कार्तिक मूली अघन तेल, उसे करे दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ी खाए, फागुन फागुन में प्रात नहाए। बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा रहे थे। वो बता रहे थे अगर चैत महीने में चना आपको खाना चाहिए, आपका स्वास्थ्य सही रहता है। और वो आज का नहीं बोले, मैं ये बचपन से ये मैं सुन के आया था। मैं कहीं लिखा नहीं होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सुन के सीखा था, किसी से सुन। वैशाख माह में अगर कहीं बेल होता है, जो बेल खाते हैं ना, पत्ता जो लगाते हैं बेल का पत्ता, उसका फल भी होता है। तो उस फल का पका हुआ वैशाख महीने में खाने से शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और जेठ महीना में गर्मी होता है बहुत, थोड़ा सा ज्यादा समय सोना चाहिए और बाहर धूप में नहीं जाए। आषाढ़ महीने में खेल कूद खेती बाड़ी का काम शुरू होता है, तो उसमें समय लगता है। सावन महीने में बरसात शुरू होता है, तो तबीयत खराब होता है, तो हर्रा जो आता है हर्रा को खाना चाहिए। जो हर्रा पहाड़ आता है, उसका हर्रा भी एक जंगल जाते हैं एनपीएफी में। भादो तीत कुंवार कुंवार मास में जैसे ही ये खत्म हो जाते हैं, आपका बरसात शुरू खत्म होता है, बरसात आपका सर्दियाँ आना शुरू होता है, तो बीमारी ज्यादा होता है। तो उनका कहना है उस समय गुड़ खाना चाहिए रात को सोने के टाइम पर। बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बता रहे थे। कार्तिक महीने में बोल रहे थे मूली आता है, तो मूली बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो मूली बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। अगहन महीने में मार्गशीर महीने में ठंड शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे तेल का अच्छा जरूरत है, तो तेल शरीर में भी लगाएं और तेल खाने में भी थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करें। उस महीने में ठंड बहुत होता है, तो ये सब मतलब वो जो मैं इस कह रहा हूँ कि ये सारा हमारा जो इंडिजिनस नॉलेज था वो कैसे ट्रांसफर होगा आने वाले पीढ़ी के लिए, ये एक चुनौती भी है और इसको लेकर सोचना भी चाहिए। और ये शायद जितना आंकड़ा मैंने बताया इससे पहले, वो शायद वो आंकड़े के साथ साथ में अच्छा चीजों के साथ साथ में हमारा खान पान को अगर हम हमारा पारंपरिक खान पान के साथ अगर जुड़ दिया जाता, शायद और अच्छे तरीके से हो सकता है। जो आंकड़ा आज हम देख रहे हैं शायद वो आंकड़ा नहीं होता। जैसे अभी जितना सारा खान पान हमारा हो रहा है वो हम क्षेत्र विशेष से नहीं कर रहे हैं। हमारा जितना सारा प्रोग्राम बनता है, हम चाहते हैं कि एक ही साइज का सबको दे दें। अभी मुनगा हर जगह चल रहा है कि मुनगा का पेड़ लगाओ और मुनगा का पत्ते खिलाओ। भाई मंडला बालाघाट में मुनगा नहीं खाते। उड़ीसा में अगर हम मेथी का भाजी देंगे तो उड़ीसा का कोस्टल में मेथी का भाजी कोई नहीं खाएगा। ये कौन समझाएगा? इसको डिसेंट्रलाइज करने का जरूरत है उस क्षेत्र के अनुसार। हम हर टाइम पर अलग नजरिया से आते हैं। वो नजरिया जो आता है वो ज्यादातर अर्बन लैंड से, जो बाहर से जो नीति में उसको हमने अपने चीजों के साथ में जुड़ के अगर वो नीति को और सारा चीज को आएगा, तो वो शायद वो कैसे रहेगा। हम हर टाइम पर चैलेंज करते हैं कि ट्रांसफर जो इंडिजिनियस नॉलेज है वो विज्ञान के खिलाफ है, और जो विज्ञान है वो इंडिजिनियस नॉलेज का जो पारंपरिक ज्ञान के खिलाफ है। ऐसा इस इस दुविधा को तोड़ने की जरूरत है। कुछ चीज है क्योंकि ये सालों दर सालों पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होकर आया है, तो उसमें कुछ चीज हो सकता है गलत हो सकता है। उसको डिकोड करने का जरूरत है, उसको सही करने का जरूरत है साइंटिफिकली। अगर कहीं जगह पर मिथ है कि नहीं हम सीताफल नहीं खाएंगे, या हमें
बिही नहीं खाएंगे, इसमें हमें बात होता है या हमें शीत होता है। अगर इसमें आप सहमत नहीं है तो साइंटिफिकली प्रूव करिए कि इसमें शायद कुछ गड़बड़ है, या इसको शायद सही कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्रेडिशनल नॉलेज एक दूसरे से आया है, ये कहीं बहुत कम लिखा होगा, ज्यादातर आदमी सुन के या बोलते बोलते आया है। तो अगर लिखा भी होगा तो वो क्या, वो लिखा वहां तक पहुंच रहा है। तो जरूरत है कि जो नॉलेज जा रहा है उसको फिर से सही करना है और लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। और अगर कहीं सच में लग रहा है कि हाँ गलत है, लेकिन हम सही उसको थोड़ा देखें। एक कहानी है, मैं शायद सोच रहा हूँ कि अगर समय है तो 2 मिनट का वो बता रहा हूँ। एक सुधा मूर्ति जी का कहानी है, वो बहुत अच्छे तरीके से लिखे थे। उनके यहाँ एक पंडित जी थे, तो पूजा करते थे। तो पूजा जैसे करते थे तो एक बिल्ली आ जाता था। और बिल्ली जब आता था तो उनने क्या करते हैं, आगे दूध वूध खा लेता था। तो वो हर टाइम पर उसको ढांक के रखते थे कि बिल्ली वहां डिस्टर्ब ना करे, फिर पूजा करते थे। वो चले गए पंडित जी। उनका बच्चा जब वो आया तो बच्चे को लगा कि शायद यही कर्म कांड है, पूजा जब करना है तब मुझे बिल्ली लाना है, घर पे बिल्ली नहीं है। तो बिल्ली बाहर से लाके उसको एक ऊपर ढांक के उसको रख के फिर पूजा कर। ऐसे ही कुछ कुछ नॉलेज जो है उस समय पे क्या था, वो तो उसको थोड़ा सा हमको सही साइंटिफिकली चेंज करना है, क्योंकि दोनों दोनों का पूरक है। विज्ञान और आपका पारंपरिक ज्ञान एक दूसरे का पूरक है। हम दूसरे को एकदम अलग करके देखते हैं, तो उसमें नहीं जाके अगर हम एक दूसरे को मिला के देखें तो शायद ये जो ज्ञान है वो। खान पान आपको और क्या मदद कर सकता है? ये क्या करता है कि जो कार्बन आजकल चल रहा है, काल क्लाइमेट चेंज, ये कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम करता है। कैसे कम करेगा, आपका सवाल हो सकता है। कम ऐसे करेगा कि अगर हमारा यहाँ का खान पान हम नहीं खा के, हमारा पंजाब से आएगा कुछ सामान और यहाँ बेचेगा, हिमाचल से या उत्तराखंड से आएगा सेब, यहाँ हम खाएंगे और हमारा चीज कहीं और जाएगा, तो इतना सारा ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग, इसमें फूड वेस्ट भी होगा। जो फूड सोवेरेंटी का बात करते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होता है, और अपना कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ाता है। और साथ साथ में अपना खान पान जब होता है तो इसमें क्या होता है, आज भी लोग जब भी खेती करते हैं अपना खाने वाला खेत में थोड़ा अच्छे से खेती करते हैं। आप प्राकृतिक कहें या नेचुरल फार्मिंग कहें, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कहें, वो जिसमें थोड़ा कम खाद और कम दवाई डालता है, तो वो खुद खाएगा। क्योंकि उसको पता है कि मैं मुझे क्या खाना है, और बेचने के लिए भले वो करेगा। तो उस सारा चीजों को लेकर अगर हमारा खान पान में ही और ये कल्चर डेवलप हो, तो हमारा एक जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, इस तरह का चीजों के प्रति ज्यादा जुड़ाव रहेगा, और ये कार्बन फुटप्रिंट कम करेगा। ये और एक इसका क्या पहलू है जो अच्छा काम करता है, वो करता है कि जो आपका नेचर के साथ जुड़ाव है वो दिखता है। तो सदियों से लोग जानते हैं कि खान पान अकेला खान पान नहीं है, ये खान पान के लिए नेचर जुड़ा हुआ है। अगर पॉलिनेटर्स या पराग करने वाले कीड़ा नहीं रहेंगे तो हमारा जितने सारे फल वो ये नहीं होगा। तो इसलिए वो जानते थे नेचर के साथ जुड़ाव रहने के लिए। बड़ा मैं शायद आप सबको पूछता हूँ कि कितने लोगों ने आप रानी कीड़ा और आपका जुगनू देखे हैं अभी रिसेंटली? और क्या वो आप जब बचपन में जितना जुगनू और रानी कीड़ा देखे थे कि आज उतना ही है? अगर कम है तो वो क्या कम है, तो वो थोड़ा देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। तो अगर हम फिर से अपने खान पान के प्रति सजग होंगे तो शायद ये फिर से आएगा। रानी कीड़ा शायद आप समझ रहे होंगे, मंडला टिंडोरी में कहते हैं बतर कीड़ा, लाल लाल होता है, रेड वेलवेट वाइट। ये तभी होता है जब बतर होता है खेत में, तो लोग समझ जाते हैं कि अच्छा खेत में बतर हो गया तो हल चलाना। तो ये सारा चीज हमको अपना नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, सारा खान पान भी, खाली प्लॉट नहीं है एक। और बहुत सारा जो खान पान हमारा जंगल से निर्भर करता है, जंगल या कॉमन्स कहें, या कुछ मछली मिलता है पानी से, कहीं केकड़ा मिलता है, बहुत सारा चीज जो खाते हैं लोग। ये सारा चीज हमको अलग अलग जगह से देता है। तो हर इकोसिस्टम कॉमन्स के साथ आपका रिलेशनशिप जो गहरा होता है जब हमारा अपना खान पान खाएंगे। अगर वो टिहरी नहीं खाएगा तो वो जंगल के साथ वो रिश्ता नहीं रहेगा, या वो भाजी नहीं लाने जाएगा, तो फिर वो देखेगा नहीं कि वो टूटा हुआ है, खराब हुआ है। अगर वो रिलेशनशिप रहेगा तो कुछ खराब होगा तो वो जाएगा वहाँ रिस्टोर करने के लिए। और एक अच्छा चीज है कि अपना खान पान को हम अलग, मतलब उसको थोड़ा कम नजरिया से नहीं आके, ये अपना उसको थोड़ा पॉजिटिवली सोचें, ऑप्टिमिस्ट होके कि ये हमारा रीजनल आइडेंटिटी है। मंडला मतलब, मेरा मंडला मतलब तेज है, तेज चेंच भाजी है, या मंडला मतलब मेरा कोदू कुटकी है।
कहीं भी कुछ भी, अगर मेरा मालवा है तो मेरा दाल बाटी है, मैं कहीं भी जाएंगे तो ये मेरा आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी के प्राउड के साथ, कल्चर के साथ अगर जितना अच्छे से कर पाएंगे उतना हम इस चीज को, और अपना अगर यही होगा, ये आपका वो सबसे अच्छा काम करता है, आपका जो लोकल सर्कुलर इकोनॉमी को मदद करता है। लोकल मतलब आपका स्थानीय आर्थिक के ऊपर ये काम करता है, क्योंकि आप वही का चीज वही होता है और बार बार सर्कुलेशन होता है। तो जितना चीजें आसपास में जितने बार सर्कुलेट होगा, वो पैसा अपने क्षेत्र में उतने बार सर्कुलेट, बजाय किसी और को जाने से वो वही पास में घूमेगा और हम सारे समृद्ध होंगे वही जगह, बजाय की एक जगह। और इसका बहुत बढ़िया चीज है, और एक जो उसका फायदा जो लगता है वो है आपका ट्रेडिशनल सीड, जो हम कहते हैं ना कि पारंपरिक बीज नहीं रहा। जितना भी बचा है वो ये पारंपरिक खान पान के वजह से बचा है। हम देखेंगे, आप सिवनी से जगह पर आगे थोड़ा जाएंगे तो आजकल और ट्रेडिशनल मक्का नहीं रह गए, लेकिन मंडला से आएंगे, बालाघाट के आधा से बहियर परसवाड़े से आएंगे तो आज भी थोड़ा है। क्योंकि जब वो खान पान में रहेगा तो आदमी सोचेगा नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि अपना जो पारंपरिक बीज है वो स्वादिष्ट होते हैं मक्का। हालांकि मार्केट में भी आज सोचने लोगों ने लगने लगे कि देसी मक्का कहाँ है, पहले तो बाहर का मक्का बोलते। तो कंजर्वेशन तभी होगा जब हम खाएंगे, क्यों हम जितने बार वेराइटल ट्रायल करें अलग अलग जगह पर, तो पहला लोग को जो पूछते हैं आपको कौन सा बीज अच्छा लगा, तो बोलता है नहीं साहब उसका स्वादिष्ट स्वाद अच्छा है तो इसको ही करेंगे। तो स्वाद के साथ ये सारा जुड़ा है, जितना खान पान में ही आएगा अपना पारंपरिक बीज उतना रहेगा। नहीं तो पारंपरिक बीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, हम कुछ और चीजें ले जाएंगे। और ये सारा पारंपरिक खान पान जो था वो क्लाइमेट पे, ये जलवायु के लचीलापन को करता है। ये इसके आगे थोड़ा सा जाते हैं। ये पारंपरिक, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि पारंपरिक खान पान क्या हम एक दिन जैसा मना सकते हैं क्या, तो अपना पारंपरिक बोली, पारंपरिक खान पान, पारंपरिक पहनावा, उसको एक दिन जैसा मनाएं तो शायद ये थोड़ा और लोगों तक पहुंचे। हालांकि ये हर दिन खाना चाहिए, लेकिन एक दिन होता है तो थोड़ा स्पेशल लोगों तक जाता है कि अच्छा। तो ये अच्छे चीज है जो हमको आगे बढ़ने में देना चाहिए और सोचना चाहिए इसके ऊपर। क्योंकि खान पान जो है वो ज्यादातर जंगल और जंगल जात द्रव्य के बाद में और एक चीज होता है जो एग्रीकल्चर से आता है, खेती से। जो खेती हम वैसा ही खेती चाह रहे थे कि जो खेती हमारा पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो, जो आपको आर्थिक रूप में भी प्रॉफिटेबल हो, और सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी उसका इक्विटेबल समता लाए। और इसी के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर तो हमारे पास अनाज ही नहीं था खाने के लिए। आज हमारे पास ये लग्जरी है कि हम थोड़ा रहे, थोड़ा रिट्रीट करें, सोचे कि हम फिर से क्या नया जनरेशन को दे पा रहे हैं। जो समय के हिसाब से था वो ठीक था, आज के समय की जो जरूरत है उस शायद उस दिशा में जाए। तो इसके लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मुझे लगता है, आप नेचुरल फार्मिंग कहे, रीजन टू एग्रीकल्चर कहें, तो ये ज्यादातर जो था वो आपका अ, अलग से इकोसिस्टम सर्विसेज को लेके ही बना था, जो विविधता जैव विविधता था भी एनहांस करता था। इसलिए करता था कि हम एक दो चीजों के साथ नहीं, कि मिश्रित खेती होता था, हमारा जरूरतें वही पूरा होता था, अलग अलग खेती होता था, तो जो आपको मिट्टी का भी सही होता था कि खेत बार बार बदलते थे। कभी उसमें आपका दलहनी फसल किए, कभी कुछ किए, तो उसमें आपका बायोडाइवर्सिटी, सॉइल, ये सब चीजें न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। ये कुछ आज के सिचुएशन जो है वो मैं आज बता रहा हूँ। आज का सिचुएशन क्या है, आज का सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो आज के जमाने में खाली है सीड बाहर से लाएं, खेती की, और कितना अनाज हुआ उसी के ऊपर ही हमारा सारा ताना बाना बनना हुआ कि अच्छा बाहर से बीज है, खेती कितना हुआ और कितना यील्ड निकला, कितना उपज हुआ, उसी चीजों से हमारा जुड़ा हुआ। तो इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वो सारा चीज़ों के कमर्शियल एग्रीकल्चर इस तरह की चीज़ों में। ऊपर से अगर हम देखें तो हम आप सोचेंगे कि जितना सारा चीज़ें हैं, हम इसमें क्या ह्यूमन सिस्टम में अगर देखेंगे, जितना सारा ये छोटा छोटा हमें दिखा है, जहाँ हम बात करते हैं अच्छा इरिगेशन है या नहीं, फर्टिलाइजर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पेस्टिसाइड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेबर है नहीं, लेबर इंटेंसिव है साहब, मशीनरी चाहिए, इसमें कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसके साथ साथ में और एक चीज है जो शायद हम बहुत कम बात करते हैं, जो हेल्थ इम्पैक्ट है, इसके वजह से हमारा शरीर कैसे रह रहा है, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, कितने लोग कैंसर में हो रहा है, कितना लोगों को
उस सब चीजों में हमको फिर से एक बार सोचने का जरूरत है। जो इनविजिबल फ्लो है, बाकी चीज तो दिखता है, जो इनविजिबल फ्लो है उसके ऊपर थोड़ा फिर से सोचने का जरूरत है। और उस जगह पर क्या है जहां हम जा सकते हैं, वो एक्सेस, जहाँ रिक्रिएशन, जहाँ हम खेत में जाते थे, पेड़ के पास बैठते थे, चिड़िया होता था। एक बढ़िया स्टडी अभी आया कि अमेरिका में वही लोग खुशी सुखी हैं जो बर्डिंग करते हैं, जो चिड़िया देखते हैं। तो इस तरह का चीज है, और बहुत कल्चरल हमारा हेरिटेज है ये सारा चीज हमसे वो इनविजिबल है, हम देख नहीं पाते, सोचते थोड़ा कम है। और अलग अलग चीजें जो हम कहते हैं कि सॉइल कम हुआ, न्यूट्रिएंट कम हुआ, सब वो चिड़िया ही नहीं है, पॉलिनेटर्स, इस सारा चीजों जो इनविजिबल सोर्स है उसको लेके भी थोड़ा सोच, क्योंकि ये हमारा खान पान से ही जुड़ा हुआ है। और और इसको करने के लिए हम नेचर के साथ हारमोनी बनाना है। फिर से हमको डाइवर्सिफाइड खेती की तरफ जाना है। पेस्ट कंट्रोल अगर कर रहे हैं, प्रे प्रीडेटर्स वाला लिंक हम बहुत सारा जगह पर सोचते हैं, जैसे कहते हैं, हम सबको पता है कि यहाँ पहले जब वाटरशेड नहीं था तो वाटरशेड का प्रोजेक्ट कौन करता था? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। वाटरशेड वही करता था, चूहे ही करते थे ज्यादातर। कि चूहा सबसे ज्यादा डक होता है, और चूहा बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उसको कौन कंट्रोल करता है? तो चूहा को कंट्रोल करने के लिए वहां जितने सारे रेप्टर्स होते थे वो चूहा करते थे, ज्यादातर आउल्स होते थे। तो ये नेचर वाला चीजें था जो इसके वजह से वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो बायोडाइवर्सिटी हम हर बार कहते हैं कि जैव विविधता खत्म हो रहा है, तो जैव विविधता भी खत्म इसलिए हो रहा है कि हम अलग अलग इकोसिस्टम को नहीं सोच रहे हैं, हम एक इकोसिस्टम को फोकस कर। हमारा खान पान ये सारा इकोसिस्टम के ऊपर आता है। अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखें, जहाँ जंगल है, जंगल से जहाँ से हम जड़ी बूटियां, आपका वनोपज, अलग अलग भाजी, अलग अलग मशरूम, ये जंगल अगर आपके पास नहीं होगा तो क्या वो खान पान आ पाएगा? क्यों हम, हमारा सारा सोच अभी खाली खेत के ऊपर हो गया। हमारा खान पान खाली खेत तो है, खेत पे जो एग्रीकल्चर करते हैं वो बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ में बाकी जगह के ऊपर ही निर्भर करता है। इवन खेत भी बाकी इकोसिस्टम के ऊपर निर्भर करता है। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, और हम नहीं होंगे तो ये सारा चीज शायद नहीं होगा। तो हम एक दूसरे को कैसे मदद कर सकते? वैसा ही चारागाह है। ये चारागाह शायद नहीं होगा तो हमारा मवेशी कहाँ चरेंगे? आज हम तीसरे नंबर पे हैं लाइफ स्टॉक रियलिंग मध्य प्रदेश में, और चारागाह हमारा मध्य प्रदेश में सिर्फ 4% चारागाह है। और हमको पता नहीं कि कितना इनपुट जो है, और कितना आपका लांटाना से भरा हुआ है, और कितना गाजर घास से भरा हुआ है। तो ये सारा इकोसिस्टम है जो हमारा खान पान को इन्फ्लुएंस करता है। ये झाड़ियाँ है, श्रवलैंड। यहाँ ज्यादातर जड़ी बूटियां और ज्यादातर छोटे जानवर यहाँ चरते हैं। ये हमारा जीवन के लिए क्या काम करता है वो एक बार थोड़ा सोचने के बाद है। ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जो आपके गांव में तालाब, नदी, नहर होगा, ये यहाँ से आप हर जगह पर देखते होंगे, अलग अलग तरीके से बना हुआ है। तो ये जो हम पढ़ते हैं ना, अनुपम मिश्रा जी के आज भी खड़े हैं तालाब, वो वही है। और ये हमारा खेत है। ये खेत हमारा जीवन को अनाज उपाने, अनाज के साथ साथ में बाकी चीज को मदद करता है। नहीं, वहाँ जब अनाज कट जाता है वहाँ मवेशी चरते हैं। ये सारा चीजें हमारा खान पान को लेकर, मैं इसलिए अलग अलग इकोसिस्टम का कह रहा हूँ कि ये हमारा जीवन में उतना ही चीजें हैं जितना हमारा, क्यों हमारा खान पान को सारा चीज इन्फ्लुएंस करता है, और इसी से ही हम आते हैं। और ये सारा जो हमारे खेत के पास जो आप पेड़ देखते हैं, ये सब पेड़ पे आपका चिड़िया बैठते हैं, जो आपका नेचुरली पेस्ट कंट्रोल करते हैं, और वहाँ बैठते हैं, सीड डिस्बर्समेंट करते हैं, पॉलिनेटर्स रहते हैं, बर्ड्स का आपका हैबिटेट होता है। ये सारा चीज कुछ कुछ इकोलॉजिकल बेनिफिट तो देता ही है। जैसे वाटर के लिए, न्यूट्रिशन फ्लो के लिए काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम करता है, और ये हमारा फूड चेन का बड़ा हिस्सा है। जो कम्युनिटी सेक्शन में जो अलग अलग स्पेसिस को लेकर बात करते हैं, इसमें फिर वही बात है कि जो हम बात करेंगे कि सॉइल वाटर, मैं ये इसलिए कह रहा था कि ये सारा चीजों ऐसा ही नहीं रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई नियम और कानून बनेगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो हैबिटेशन है, जो गांव है, जो समुदाय है, तो समुदाय क्या करता है? समुदाय को ये सारा चीज जरूरत होता है, तो वो सोचता है ये सारा चीजों को मैं कैसे अच्छे तरीके से रख सकता हूँ।
क्यों, यहीं से मेरा खेत भी है, यहीं से मेरा आजीविका है, यहीं से मेरा जीवन शैली है। तो इसको अच्छे से करने के लिए समुदाय क्या करता है, कुछ बाइला बनाता है, कुछ रेगुलेशन करता है, खान पान को लेके, अपना खेती को लेके, चारागाह को लेके, जंगल को लेके। यहीं से हमारा, और तीज त्योहार भी यहीं से सारा चीज वो सोचता है कि कृष्णा में माफी चाहते हैं, थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है, मैं फिर से एक बार। ठीक है सत्या, नेटवर्क का इशू है क्या कुछ? मैं कृष्णा, ये शायद मेरा हैंग हो रहा है लैपटॉप का। ओके। भी दिख रहा है कृष्णा में फिर से? हाँ, प्रेजेंटेशन दिख रहा है, हाँ हाँ, बस स्लाइड मोड में करेंगे तो अभी स्क्रीन से हट गया है सत्या हमने प्रेजेंट। फिर से कहा। ओके। स्लाइड चला नहीं करना। अभी हम ये सारा चीज जब हमको अपने खान पान को लेके प्रभावित करता है, तो हम क्या कर सकते हैं? अभी हम, अभी ये लास्ट स्लाइड है, हम अभी से बात करते हैं कि हम करेंगे तो फिर कैसे सोच रहे हैं कि इसको करना है। तो एक चीज था कि ये जो ट्रेडिशनल खान पान है, इसको अपने घर से ही शुरुआत करने का जरूरत है फिर से। और घर से करने के बाद हम जितने सारे गांव में सामाजिक में कार्यक्रम होता है, वो सारा कार्यक्रम को इन्फ्लुएंस करना है कि वहाँ भी अपना पारंपरिक खान पान को उसमें इंक्लूड हो। अभी जहाँ जहाँ पैसा का, हम अभी कैंपेन नहीं कर रहे थे, तो उसमें कोशिश की है कि बहुत सारा ग्राम सभा है जहाँ ये निर्णय लिया है। जैसे 30 ग्राम सभा गांव ने मंडला में निर्णय लिया है कि हमारा जितना सारा सामाजिक कार्यक्रम होगा गांव में, खासकर में शादी ब्याह तीज त्योहार और दस यात्रा, वो सारा चीजों में हम अपना पारंपरिक खान पान को यूज करें, पारंपरिक खान पान को इसमें शामिल करेंगे। और पारंपरिक दोना पत्तल और ज्यादातर जो प्लास्टिक का और थर्मोकोल, ये सब चीज को बंद करके इस तरह का चीजें हैं। इवन उसमें वो अलग अलग भी है, पारंपरिक खान पान और पारंपरिक पोशाक और पारंपरिक बोली, इस तरह का चीजें करनी। तो हम कितना ये ग्राम सभा को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि सब चीज, या जहाँ पैसा में ये या बाकी जगह पर भी फेडरेशन है, महिला सभा है, आपका ये लोग है, तो वो अपने गांव में वो निर्णय कैसे लेके अपना इस चीज को अपना गांव में ले। और साथ में हम जहाँ जहाँ काम करें, अलग अलग सोलिडारिटी ग्रुप होता है, समाज का अलग अलग ग्रुप होता है, जैसे गण सभा है, मेगा समुदाय का समाज सभा है, यादव समाज है। तो वो भी अपना, अगर इसको हम इन्फ्लुएंस कर पाए कि अपना जो सामाजिक कार्यक्रम है या घर पे जो है, या फिर से राज्य में खान पान को लेकर कैसे भाग जा सकते हैं, तो थोड़ा ज्यादा स्केल पे जा सकते हैं। दूसरा एक बड़ा चीज है कि इसको करने के लिए खान पान, तो फिर से हमको जो ज्यादातर खान पान में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कहें या आपका प्राकृतिक खेती कहें या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहें, जो हमारा खान पान, क्योंकि इसके साथ में आपका पारंपरिक बीज भी जुड़ा हुआ है। और आपका खान पान के लिए अच्छा से आपको जो हमारा फूड सिक्योरिटी वाली बात है, तो वो वहाँ ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में मुझे लगता है। और साथ में मिट्टी स्वास्थ्य और आपका पर्यावरण के लिए काफी अच्छा है। तीसरा एक चीज है जो महत्वपूर्ण लग रहा था, वो था कि किचन गार्डन।
हम जगह पर हम किचन गार्डन उसको थोड़ा इंटीग्रेटेड किचन गार्डन करने का जरूरत है, हर जगह पर अलग अलग मॉडल के हिसाब से। कुछ कुछ जगह पर कुछ समय हम लोगों ने कम्युनिटी न्यूट्रिशन गार्डन भी किए हैं। तो वो था कि जो किचन गार्डन कर रहे हैं तो वहाँ भी ये सारा चीज़ें, क्योंकि वही वो बहुत बड़ा योगदान होता है हमारा। और ये विविधता कैसे आए खाने में, हमारा खाने में जैसे देखेंगे तो जो अर्बन फूड बास्केट है उसमें 5 प्रकार का खान सब्जी से ज़्यादा नहीं होता। खाने में भी वही दाल चावल सब्जी, और सब्जी में भी 4-5 प्रकार का सब्जी के अलावा कुछ और नहीं है। तो वो खाने में विविधता कैसे आए। और जैसे हम देखेंगे मंडला या जहाँ जंगल के आसपास में, वहाँ खाली बहुत अलग प्रकार का खाना खाते हैं, बहुत वेराइटी खाना खाते हैं। तो उसको फिर से कैसे हमारा खान पान भोजन शैली में फिर से वो जगह ले। और किचन गार्डन का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो स्मॉल रुमिनेंट है, चिकन है और उसको भी रेयरिंग में उसी का वो खान पान है हमारा आदिवासी। बाकी जगह पर शायद अलग अलग उसके समुदाय में कुछ नहीं खा रहे होंगे, लेकिन कुछ समुदाय में हम खाते हैं। तो उसके हिसाब से हमको कैसे फिर से सोच सकते हैं, तो वो एक मेजर चीज है हमको देख सकते हैं। चौथा बड़ा चीज है कि जितने सारे सामुदायिक जंगल है, सामुदायिक भूमि है, सामुदायिक तालाब है, नदी है, झरना है, वो फिर से कैसे वो कंजर्वेशन पे आए जहाँ ये सारा चीज रहे। अब बहुत हैरानी की बात होगा कि आजकल जो नेटिव फिश होता था, जो पहले से कैट फिश होता था, अलग अलग मछलियां होता था, हमारे जहाँ जहाँ हमने ये तालाब खुदाई की और वहां से मछली पालन शुरू किया, वो ज्यादातर अब नेटिव फिश रहा नहीं। वो सारा फिश बाहर से है, हमारा नेटिव फिश अभी कहीं नहीं रहा, सब मतलब बाहर से वाला है। तो उसको फिर से क्या सामुदायिक कानून बने जो अपना नेटिव फिश को जिंदा रखे वहाँ, जो अपना खान पान का अहम हिस्सा है। ये सारा चीज तभी संभव होगा जब हम अपना समुदाय में इसको लेकर नियम कानून बने, अपना जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन, हमारा व्यवहारिक जीवन में भी थोड़ा परिवर्तन हो, तो शायद। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज था, अगर हम न्यूट्रिशन वाले बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन में हो सकता है अगर हमारा व्यवहारिक चीजें भी थोड़ा बहुत बदले। एक तो एसेसिबिलिटी वाली बात है कि हम मिल कितना रहा है, और हम जो खा रहे हैं उसमें भी हमारा हिस्सा कितना हो रहा है, वो पावर डायनेमिक्स वाला बात है। एक जगह पर हम अभी गए थे 2 दिन पहले, तो उन्हें बोले कि साहब ये पहले भी मैं सुनता था, लेकिन मैं सोचता था कि शायद यही बातें होगा, लेकिन उसको थोड़ा। तो उन्हें बोले कि पहले हम अपना पति को खिलाते हैं, पति के बाद सास ससुर जब आए वहां से खेत वगैरह से खा लिए, और लास्ट में हम खाते हैं। और तो हमारे पास कभी कभी किसी को बुला के ले आए तो हमारे लिए बचता नहीं है यार, बच्चा आ गया तो बच्चा खिला, पूछ लिए कि और खाओगे क्या। तो उनको खिलाने में वो अच्छा लगता है, भले हमारे लिए ना रहे, ये अच्छी बात है। लेकिन वो सारा जो है उस उसमें ज्यादातर मुझे लग रहा है पूरा परिवार उसमें साथ देना चाहिए, पूरा पुरुष हो या महिला है। मैं जेंडर वाला लेंस से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस लेंस से कह रहा हूँ कि परिवार एक साथ में है तो वो उनको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, पीछे वाले जो लोग हैं उनके लिए खाना उतना है या नहीं। तो उस नज़र से भी कुछ कुछ व्यवहारिक चीजें और कुछ चीजें जो हमको सच में करना चाहिए। ये मुझे लग रहा था ये 4-5 चीजों अगर हम करेंगे तो शायद ये जो समस्या दिख रहा था वो समस्या शायद कम होगा। और कॉमन्स का कंजर्वेशन इसलिए भी जरूरी है कि जितना सारा वनोपज या जंगल यात्रा को मिलता है उसको अगर हम नहीं संभाल कर रखेंगे तो शायद आने वाले पीढ़ी के लिए ये नहीं होगा। वो अगर सही रहेगा तो फिर जैव विविधता भी रहेगा, पॉलिनेटर्स भी रहेंगे, बाकी चीजें। तो ये सारा चीजें ताना बाना खान पान से ही जुड़ा हुआ है। तो मेरा समझ से मैं इतना ही था। धन्यवाद किसान। अब मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू सत्या। आपने बहुत ही जटिल सब्जेक्ट को बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से रखा है। और जो आपने जिस तरह से लेके गए हैं पूरा शेयरिंग को, जिसमें आपने इस विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को शेयर किया, वर्तमान में क्या परिदृश्य है उसको बताया, और भविष्य में भी हम क्या कर सकते हैं ये पूरे समस्या के इर्द गिर्द, इस पे भी समझ बनाई। साथ में जो 2-3 कोर डोमेन जो हम समझ पाए कि हम एक तो उत्पादन की तरफ में हम क्या कर सकते हैं, फिर हम जब उगा लिए अलग अलग तरीकों से, या हम उगाए भी नहीं, हमारे पास में बहुत तरह के संसाधन है, फॉरेस्ट है, हमारा जो पड़ी जमीनें हैं, हम सभी चीजों से जहाँ से भी हम जो खान पान में जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो हम वहां से जब ले लिए तो उसको फिर कैसे खाने में कैसे शामिल की जाए, जिसमें आपने एक प्राउड वाला
कि हमारे हमें कितना गर्व महसूस होता है, नहीं होता, जो हम खाते हैं उसको लेके, हम किन चीजों को खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आपने ये पूरी जानकारी, और साथ में सरकार की नीतियों में भी ये पूरे बदलाव के लिए सरकार की नीतियों में भी किस तरह के बदलाव की जरूरत है, ताकि कार्यक्रम ऐसे बने कि वो एक अप्रोच में ना हो, ब्लैंकेट अप्रोच ना ली जाए, बल्कि लोगों के टेस्ट को, लोगों के कल्चर को ध्यान में रखते हुए नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाएं। तो इस तरह से एक बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पूरे विषय को पे अपनी समझ को एक साथ करके रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्या, ये पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दो सवाल, दो लोगों ने सवाल किए हैं। एक आमीन जी का सवाल है कि खान पान की आदतों में बाजार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और तो इससे कैसे निपटें, जो आदतें जो बाजार है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कुरकुरे, चिप्स, ये हमारे एकदम बैगाचक तरह के भी पॉकेट में ये सब चीजें पहुंच चुकी हैं। तो और बाजार की भूमिका को देखते हुए क्या मतलब आपका क्या राय है कि इससे कैसे डील किया जाए, कैसे बाजार में भी ये एजेंडा को प्लेस किया जाए? आमीन जी, अगर मैंने ये बात आपकी सही समझी है तो ठीक है, नहीं तो आप अनम्यूट होके आप खुद भी बोल सकते हैं। कृष्णा, मैं अलाउ तो नहीं किया हूँ अनम्यूट करने के लिए। ओके। आप एक बार फिर से नाम बताएंगे तो मैं उनको एक्सेस दे पाऊंगा। ओके, तो आमीन नाम है उनका। कब जाएगा? आप हैं आमीन जी, अभी अनम्यूट कर पाए हैं क्या? आमिर जी, आप अनम्यूट का रिक्वेस्ट एक बार मुझे भेज दीजिए, मैं यहाँ से एक्सेस दे दूंगा। तो अभी तो लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं अजीत, आमीन जी लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहे हैं, शायद ड्रॉप हो गए हैं। शायद, हाँ, मुझे एनीवे, हम उनका हम्म। सवाल काफी ये है, मतलब महत्वपूर्ण है, तो हम उस पे थोड़ा टाइम लगा के आंसर देख सकते हैं। जी सर। ये हाँ, ये किस नाम बात तो आप सही है, क्योंकि सारा चीज बाजार भी इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, कोई भी समाज एक से इन्फ्लुएंस नहीं करता। हम जैसे दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, वैसे हम दूसरे से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। बात चीजें ये है कि हम अपना चीजों को कितना सही तरीके से रख सकते हैं वो। और कभी समय समय पे भी अलग अलग चीजों का भी आप शायद पढ़ेंगे। 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्णय लिया था कि जो जंक फूड है वो स्कूल से 50 मीटर के पास में नहीं बेच सकती। और इवन बहुत सारा स्कूल अभी जितना आप खाना लेके जाते हैं उनका लंच बॉक्स में, वो ज्यादातर प्राइवेट स्कूल में वो चेक करते हैं कि जंक फूड तो नहीं है। अगर जंक फूड है तो पेरेंट्स को बताते हैं। ये मतलब कुछ कुछ चीजें हैं। समाज हर टाइम पर मार्केट तो आपको इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। और क्योंकि और बिजनेस भी वही है, और उनके इन्फ्लुएंस करने के तरीका भी उनके पास ज्यादा है। हमारा काम है कि हम उसको उनको अपने, क्योंकि कोई मार्केट क्या है, मार्केट जो बेचता है, जो वो उसी को प्रमोट करेगा। और वो संगठित है, हम असंगठित है अलग अलग तरीके से। तो हमारा बात कौन कहेगा कि आप केला खाओ, तो वो तो कहेगा ना बर्नवीटा खाओ या कुछ और खाओ। तो वो उस नजर से हमको चेक करना है कि अच्छा हमारे लिए क्या जरूरत है। इसमें एक चीज है कि जो हमने बहुत डिमीन किया अपने चीजों को, हमने अपने जो ज्ञान है या कौशल है उसको हर टाइम पर थोड़ा सा नीचे देखें। मतलब आज भी हम देखते हैं कहीं अगर थोड़ा अंग्रेजी में कह दे या बातों में, हमारे टीम में हम बार बार कहते हैं जो कह रहे हैं वो शुद्ध में कहो। अगर हिंदी कह रहे हैं तो अच्छे से कहो। और जबरदस्ती का 5-6 अंग्रेजी वर्ड बोलने से आप कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। अगर बोलना है तो उसी चीज को अपने भाषा में कहेंगे तो शायद हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसमें अभी वही ट्रेंड है कि हम थोड़ा सा कुछ बाहर का खाना खाएंगे तो शायद हम थोड़ा सा अपर हैं। तो वो प्राउड वाला थोड़ा सा कम है कि कहीं अगर जंक खा रहा है, अगर कुछ कह दिया तो वो थोड़ा उस नजर से वो वाला बात है। तो ज्यादातर व्यवहारिक चीजों के ऊपर है। ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, आनंद जी। हम्म।
और ये ताकतों को भी किस नाम है थोड़ा सा वो करना भी थोड़ा मुश्किल है, हालांकि जैसे पिज्जा मैगी ये सब चीज़ों को, क्योंकि एक अलग मार्केट है। रोजगार के नज़र से देखेंगे और बाकी चीज़ों के नज़र से देखेंगे तो उसको आप डायरेक्ट वो नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट हम अपने ऊपर कर सकते हैं, अपने समुदाय के ऊपर, वो उस नज़र से। तो इसी हेलो से जुड़ा हुआ जी, हरिओम जी बोल रहे हैं? जी कृष्णा जी। जी जी, प्लीज प्लीज। सत्या जी, बहुत बढ़िया की बात हुई, अभी मैं सुन रहा था, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन। इंडिजिनियस और देशज अपना जो खान पान है उसको लेकर के मुझे लग रहा है इसमें पहल हम लोग और भी इसी आपकी बात को ही आगे जोड़ते हुए मुझे लग रहा है कि इस चीज को अगर हमें अपनी परंपरागत खान पान क्या है, किस प्रकार का भोजन है, उसको हमें अपनी आगे की पीढ़ी को पहुंचाना है, तो नई पीढ़ी के पास वो बात पहुंचना जरूरी है। और उसका सबसे अच्छा माध्यम है स्कूल। हमें स्कूल के अपने से मध्याह्न भोजन की बात कही, कहीं कुछ दिया जा रहा है, कहीं कुछ दिया जा रहा है, उसकी बेसिक नीड क्या है, वो तमाम बातें आपने बताई। लेकिन स्कूल में भी जैसे बाल सभाएं लगती हैं, शनिवार के दिन कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो उन बच्चों को ये टारगेट दिया जाए कि आप कोई गांव में अपने घर में जाइए, दादी से पूछ के आइए कि आप किस प्रकार का पहले कौन सा भोजन आप बनाते थे पहले त्योहारों पर। किशोरी दिवस आंगनबाड़ियों में मनाए जाते हैं, उन बच्चियों के साथ कुछ कंपटीशन करें कि आप अपनी भाभीियों से, अपनी चाची से, अपनी मम्मी से पूछ करके आइए कि आप क्या क्या परंपरागत पहले त्योहार बनता था और आज क्या बनता है। ऐसी नई बहुएं जो हैं, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं हैं, उनके साथ इस प्रकार की बातचीत करें कि वो पूछ करके आए अपनी सासू माँ कि आपने त्योहार पे, पिछले त्योहार पे क्या बनाया था, आपने कौन कौन से आपके यहाँ चीजें बनती थी। तो ऐसे अगर उसको लिस्टिंग की जाए और उसके बाद फिर उस पर हम लोग काम करें, तो और शायद मुझे लग रहा है कुछ और अपन लोग आगे कर सकते हैं। जी थैंक यू। एकदम बहुत सही चीजें बोले गुलशन भैया, बहुत अच्छा लगा, मैं लिख के भी रखा हूँ, बहुत अच्छा। इसमें ये बात सही है। इसमें एक चीज तो, एक पहलू ये है कि हम जो बच्चे से पूछें या गांव समाज से लें, और एक उसमें और एक पहलू जोड़ना चाह रहा था गुलशन भैया, जो भूल गया था। सरकार की तरफ से जो नीति है, जो चीजें हैं, जैसे कैंटीन है या स्कूल का मिड डे मील है या आंगनवाड़ी है, बहुत सारा सरकारें क्या कर रहा है कि वहाँ का जो खान पान है उसको फिर से जोड़ने को कोशिश किया, हालांकि वो बहुत कम मात्रा में। जैसे उड़ीसा मिलेट्स मिशन का देखेंगे तो वो जहाँ मिलेट्स होता है, मांडिया होता है, तो वो आंगनबाड़ी में मांडिया का फिर से इंट्रोड्यूस किया है, वो मतलब इस तरह का, ताकि वो स्थानीय उत्पाद वहीं से जाएगा। वो खान लड्डू भी है, तो हो सकता है यहाँ जो खान पान है, महुआ का लड्डू है, या मतलब इसमें भी अगर जुड़ेगा तो भी और अच्छा हो सकता है। और साथ में आपने ये दो जो चीजें कही, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको उस नजर से भी देखना जरूर। थैंक यू बिल्कुल। गुलशन भैया, थैंक आप यू आए थैंक यही बड़ी बात यू। नहीं नहीं, आप बोले और सुने नहीं, ऐसा मौका थोड़ी छोड़ेंगे। है। हेलो। ओके थैंक यू। आप अनम्यूट कर सकते हैं आप प्लीज, मुझे अनम्यूट कर सकते हैं आप। सत्या भाई, जी जी सत्या आप जी, से कर सकते हैं हरिओम जी, आप खुद से सत्या भी जी। कर सकते हैं। अच्छा सभी को जी कर दीदी, जी दीजिए। दीदी। हाँ, रेखा बोल रही। जी रेखा दी। नहीं, मेरा सवाल नहीं, ये चिंता की बात कर रही थी मैं जी दीदी। कि आज ये पूरा बाजारवाद जो है ना, ये बाजार जो है हमारे कृषि पे हावी है और हमारे खान पान पर भी हावी है। मतलब प्रत्येक परिवार के भोजन की थाली पे भी वो हावी है, या हमें वो ये बताता है कि आपके थाली में क्या खाना है, होना चाहिए। और आज जो है कि जब हम आप लगातार जो पारंपरिक अपने खान पान की, अपने पारंपरिक जो खाद्यान्न जो हमारे यहाँ उत्पादित होता था, आपका प्रभाव जो बताया कि आज जो जिस तरह से हो रहा है उसमें बच्चों के ग्रोथ की जो बात आपने सब कही, तो अब ये चिंता है कि लोगों ने अपने कृषि में जो बाजार चाहता है वो कृषि होने लग गई। जो हमारी पारंपरिक चीजें, जो कृषि पद्धति थी, जो हमारे अनाज थे, खाद्यान्न के जो अनाज थे, वो सारे लगभग गायब ही हो चुके हैं, है ना। तो और लोग जो है आज जो बाजार हमें खाने के लिए सिखा रहा, उसके हम आदी हो चुके हैं।
अब बताइए कि हम इस तरह की चीजों को कैसे कैसे रोके, और कैसे ये कितने, मतलब ये छोटा तो ये है नहीं, इसका जो है, इसका दायरा जो है वो वृद्ध दायरा है ना। और ये लगातार हमको अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से हमें ये समझा रहा है कि आपको क्या खाना है, आपको क्या आपको कैसे रहना है, आपको कैसे जीना है, आपको क्या चीज इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीजें तो आज हम बाजार पे निर्भर होता हमारी लगातार बनाई जा रही है। तो ये मुझे लगता है जो अमीन भाई साहब भी शायद ये चीजों को कह रहे थे कि ये इतना बढ़ गया। हमारी अर्थव्यवस्था की बात, वो सारी चीजें हैं। तो कैसे कैसे होगा ये चीजें, कैसे इसको कैसे काम करे इस पे, ये एक मुझे लगता है कि उसको वापस कैसे लोगों को लाया हो। जी जी रेखा जी, पंचू जी, आपने हैंड रेज किया है, तो क्या आप ये सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं या? सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही सरल शब्दों में हमें समझाने की का प्रयास किया है। और मेरा मानना यह है कि सभी लोग मार्केट पे बात कर रहे हैं, तो मार्केट में तो वही बिकता है जो कि हम लोग चाहते हैं। तो जब तक कि हम अपने अंदर चला चेंज नहीं नहीं लाएंगे, हम्म, तो हमें सबसे पहले तो अपने अंदर शुरुआत करनी चाहिए कि एटलीस्ट ठीक है, हम मानते हैं कि बच्चे कुरकुरे, मैगी और इन सब चीजों को देख के अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उससे ठीक है कि अगर वो खा रहे हैं तो उसके साथ साथ हम अपने घर के अंदर एटलीस्ट ये प्रैक्टिस डेवलप करें कि हम उन्हें हमारे जो पारंपरिक खान पान था उनकी डिशेस भी उनके साथ शेयर करें। उनको चाहे लालच दे करके, चाहे कैसे भी, हम उसमें उनके टेस्ट डेवलप करें। दूसरा ये है कि जो हम देखते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो कम हो रही है फूड्स के अंदर, वो आजकल हम लोग यूट्यूब और दूसरे दूसरे चैनल्स पे जो देखते हैं, उनको देख देख के हम अपने कुकिंग मेथड्स को चेंज करते जा रहे हैं। जो पहले खाना बनाया जाता था जिस कुकिंग मेथड से, तो उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी रहती थी, और आजकल हम देखते हैं कि हम लोग उसको पहले फ्राई कर दे रहे हैं, तो बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो उसकी वहीं कम हो जाती है। तो हमें सबसे पहले मतलब अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, और अपने जो खाने पीने का तरीका है, बनाने का जो तरीका है, उसके अंदर चेंज लाना चाहिए। थैंक यू अंजू जी। ओके। संपतिया जी, आपने हैंड रेज किया है, आपका आप अनम्यूट कर लीजिए, या अजीत हेल्प कर दीजिए प्लीज। हाँ, संपतिया जी, आप बोल सकते हैं। अभी फिर से म्यूट हो गए हैं शायद वो। जी हाँ, संपतिया जी, आप बोल सकते हैं। जी सर। आप कुछ बोलना चाह रहे थे दीदी? आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? नहीं नहीं बोलना चाहिए। ओके, ठीक है ठीक है। तो सत्या, एक और सवाल जैसा ही आया हुआ है। राजेश जी ने ये कंसर्न की तरह भी रखा है कि मानिए हम तो गांव में समुदाय के साथ काम कर रहे हैं, तो गांव की कम्युनिटी में, गांव के समुदाय में इस विषय पे समझ बनाना एक हद तक संभव है जहाँ पे हम जुड़े हुए हैं, पर ये जो पूरा लार्जर एजेंडा है ये भी कहीं ना कहीं शहरी लोग प्रभावित करते हैं, और उनको देख के भी लोग सीखता है। तो हम उन लोगों तक कैसे ये हम उनको कैसे
प्रभावित कर सकते हैं कि शहरी लोग भी इस पूरी मुहिम में शामिल हो? इस तरह का कुछ एक सवाल है। ये बात तो सही है कृष्णा, जो शहर से ही मतलब दोनों एक दूसरे को करते हैं, लेकिन एक अच्छा चीज इसमें है, मैं भी पहले यही सोचता था, यही नजरिया था कि शहर जो अर्बन है वो ज्यादा, शहर लोग ज्यादा हमको इन्फ्लुएंस करते हैं। जब मैं थोड़ा उसके अंदर घुसा तो अच्छा बात है कि जितने शहर में बसे हैं, मतलब शहर में बसने वाले सिर्फ 25% लोग हैं, मतलब अर्बन वाले अगर देखें अभी भी 75%, मध्य प्रदेश में तो 68 या 70% जो है गाँव का पॉपुलेशन। और जो बसे हैं वो भी गांव का जड़ है, मतलब ऐसा, मतलब उनका अभी अभी पीढ़ी वैसा है, हो सकता है एक दो पीढ़ी के बाद वो वही हो जाएगा, लेकिन उनका जो पेरेंट्स है या वो सब गांव से जुड़े हुए हैं। तो जब भी आप कभी कहेंगे तो वो गांव से वो लगता है ना कि कनेक्ट है। तो बस वो है, हो सकता है उनके बच्चे हैं तो वो बाहर रह रहे होंगे, वो मतलब उस वैसा ही उनका परवरिश हुआ होगा, लेकिन पेरेंट्स या उनका दादा दादी जो है वो सबका जड़ यही है। मतलब इधर जबलपुर में बसा होगा तो कहाँ का होगा, यहीं का होगा, मंडला डिंडोरी बालाघाट यहीं पे है। और सबका गांव है, वो कभी ना कभी वीकेंड पे गांव ही आते हैं। और गांव जब आते हैं तो वो, मैं इस बार कुछ लोग आए थे, प्रोग्राम चल रहा था, वो आ, बोले कि मैं मेरा पापा वगैरह के साथ में जबलपुर में रह रहा हूँ, मैं कभी आया नहीं था, मतलब ऐसे कभी कभी आते हैं। तो जब पेज पी रहा था तो उसने बोला कि मेरे पापा वगैरह कहते थे कि वो बचपन में बहुत पेज पीते थे, छेंच भाजी। और वो जो चकुड़ा है तो हम जिसको नींदा, बहुत सारा जगह पर नींदा सोचते हैं कि है, लेकिन उसने बोला कि मेरा पापा कहते थे हम इसका भाजी खाते। तो मुझे लगता था कि शायद हम, मेरे पापा उस टाइम पे थोड़ा आर्थिक रूप में कमजोर होंगे, इसलिए शायद यही खाना पड़ता होगा। और मुझे पता नहीं था कि इतना डिलीशियस है और ये हमारा खान पान के साथ जुड़ा हुआ है। और ये इन्फ्लुएंसिंग हम एक दूसरे को हर टाइम पर कहते हैं कि अच्छा हम अर्बन इन्फ्लुएंस है या कोई और, कहानी है कि हम अपने आप को कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं उसमें डट के रहने के लिए। जब हम अंग्रेजी भी जब थे तभी भी वो बहुत प्रभावशाली थे, हमको लग रहा था कि उनसे कैसे लड़ें, तो आज तो हम आजाद होते हुए 76 साल हो गया, तो ये हर टाइम पर रहेगा। लेकिन बात यह है कि हमको अपने चीजों के ऊपर अगर जब तक प्राउड फीलिंग नहीं आएगा, हम दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, तो हम दूसरे से ही इन्फ्लुएंस होंगे। तो जब रूरल कम्युनिटी या हमारे जो गांव के लोग हैं जो अपने चीज को लेके इतना गौरवान्वित महसूस करेंगे, खाएंगे, तो वो शायद अर्बन लोग भी इनसे इन्फ्लुएंस होंगे जैसे हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसा हो सकता है दोनों तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छी बात बोले हैं कि एक तो सभी का रूट्स जो है वो कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं, और दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी सेंस में हम इन्फ्लुएंस करते हैं और होते भी हैं। बिल्कुल जी। सुशील जी, आपने हैंड रेज किया हुआ था, अनम्यूट करके बोलेंगे क्या? नमस्ते सभी को। कृष्णा जी, बहुत अच्छा आपने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। और ये जो वर्तमान समय में बहुत चैलेंजिंग है, लोगों का पेट तो भर रहा है लेकिन विविधता गायब हो गई है इस तरक्की के दौर में, है ना। हम बोल रहे हैं कि सरप्लस फूड है, लेकिन उसकी जो विविधता है वो गायब हो गई है। और गांव स्तर पर जोत के ऊपर ये निर्भरता और ज्यादा है कि जिन किसानों की जितनी जोत है उतनी ही उनकी विविधता है आज के डेट में। हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से केवल 5 किलो खाद्यान्न अगर गांव के सोसाइटी से, पीडीएस सिस्टम से न मिले तो लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत आज भी पैदा होने की संभावना रहती है। पिछले 2 महीने से लोगों का मतलब पीडीएस से अभी राशन मिलने में दिक्कत जा रही है, तो अभी लोगों के अंदर थोड़ी बेचैनी आ गई है। तो अब ये किस तरह का विकास है और किस तरह का हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम लोग तरक्की कर रहे हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन हम जो रियलिटी की बात कर रहे हैं, यदि हम जो किसानों की जितनी भी लैंड है उसमें अगर विविधता नहीं देखेंगे तो वो खान पान में भी व्यवहारिकता में आएगा नहीं। ऐसे ही किचन गार्डन जो गांव में लोग करते थे, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त होने की स्थिति में है। तो इसका कारण क्या? बाजारवाद भी है, इसको भी हमको देखने की जरूरत है। और इस पर जो आज वेबिनार हुआ, मेरे ख्याल से लगभग 60 से 70 लोगों ने ज्वाइन किया है। और मैंने सबको देखा है कि सभी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं खान पान से जुड़ी चीजों के ऊपर कार्यरत हैं, क्षेत्र में, ग्रास रूट में भी और ज्ञान के विस्तार के क्षेत्र में भी। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा हम अपनी, इस वेबिनार में जो सत्या भाई ने रखा है, उसको हम थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करें, ताकि लोगों को और भी
उसको थोड़ा मार्गदर्शन करें। और दूसरा, स्थानीय स्तर पर क्या हमारे कुछ नॉलेज डिलीवर करने वाले हो सकते हैं क्या? मतलब मध्य प्रदेश के स्तर पर इस तरह के 5-10 जिलों में जो स्पेशली न्यूट्रिशन को लेकर के आज जो विविध प्रकार का शारीरिक समस्या भी उसी खान पान का परिणाम है कि इतने % लोग डायबिटिक हो रहे हैं, बीपी के लोग हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इससे जुड़ा हुआ है। गहराई से मैं अगर सुना हूँ कुछ बातों की सत्य भाई को, तो ये चीजें परिलक्षित हो रही हैं। धन्यवाद कृष्णा जी। थैंक यू सुशील जी, ये जानकारी में जोड़ने के लिए भी, और अपना जो आपने एक समस्या के तौर पे रखा है उसको भी शेयर करने के लिए। तो सत्या, इस पे कोई व्यू होगा क्या जो सुशील जी ने रखा है कि जैसे जमीनें छोटी होती जा रही हैं क्योंकि लगातार ही फैमिली, मतलब जमीनों का छोटी होना, जनरेशन टू जनरेशन, फॉरेस्ट में रिस्ट्रिक्शन, जो कॉमन लैंड है उनका कम हो जाना, बाजार की इन्फ्लुएंस के चलते मोनो क्रॉपिंग, एक तरह की फसल का लिया जाना, डाइवर्सिटी का, मोटा मोटी वो पूरी समस्या जो आपने रखा है लगभग उसको ही समेट के सुशील जी ने रखा है। ये बात तो सही कह रहे हैं सुशील भाई। जूट का तो थोड़ा कम होता ही जा रहा है, खास करके मध्य प्रदेश में अगर देखें तो। मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाह रहा था इसी में। ये लेकिन एक इसका एक अलग पहलू है, ज्यादातर देखने को मिलता है। हालांकि जो सुशील जी कह रहे हैं सही है, वो भी हमारे से ही कार्यरत है शेड्यूल में। ज्यादातर अगर विविधता को अगर कोई बचा के रखा है वो है सीमांत किसान और छोटे किसान। हम जो बड़े जूत वाले वो ज्यादातर आपका वो मोनोकल्चर के ऊपर ज्यादा आ जाते हैं कि उनका थोड़ा फाइनेंशियली साउंड भी होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो मैं धान बेच के या गेहूं बेच के खरीद लूंगा, दाल खरीद लूंगा, कई बार खरीद लूंगा। जो छोटे किसान होते हैं वो आमतौर पे थोड़ा सा विविधता के ऊपर जाते हैं, छोटे या सीमांत किसान। वो चाहता है कि अलग अलग चीजें मिले ताकि मेरा दाल का भी पूर्ति हो और आपका खाने वाला भी पूर्ति हो। और छोटे किसान क्या होता है, छोटा जमीन होता है तो वो चाहता है कि बहुत, ये भी परंपरागत वो है, आप अभी अंग्रेजी में उसको रिले फार्मिंग कह रहे हैं। आप मंडला, हम डिंडोरी समय जब समनापुर डिंडोरी में जैसे ही धान कटता था, धान कटने से पहले वो हर्ष ग्राम डाल देते थे ना गाँव में, तो धान कटने के टाइम पर वो 7-8 इंच हो जाता था। और उसके साथ में वो क्या होता है, जब धान काटते हैं तो उसके ऊपर वाला नीपिंग जो कहते हैं हम, 3D कटिंग नीपिंग कहते हैं जो लोग, वो भी उसी के साथ हो जाता था। तो उसके बाद वो ज्यादा बालियों के साथ निकलता था। फिर ये वो आपका धान कटने के 2-3 महीने वही रेसिडुअल मॉइस्चर में वो पकता था, और वो थोड़ा चना से अलग होता था। हर्ष ग्राम कहते हैं, 3 गुना टाइप का होता था, उड़िया चना कहते हैं उड़ीसा में। तो ये मंडला डिंडोरी इस तरह का जो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, और ये वही करता है जो अ, सीमांत और छोटे किसान होते हैं, जो उसके बाद सेकंड क्रॉप नहीं ले पाते हैं तो वो प्रैक्टिस करते हैं। ये बात सही है कि कम हो रहा है, और जैसे जमीन कम होते जा रहा है उस समय पे आपका कॉमन्स या आपका सामुदायिक भूमि का ऊपर निर्भरता ज्यादा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये एक सेफ्टी नेट्स के रूप में काम करता है। मैं इस ये अर्चना आज है नहीं, अर्चना होते हैं गुरुजी तो बहुत अच्छा लगता है। ये अर्चना का नैरेटिव है। वो मुझे एक दिन एक वेबिनार में उन्हें हमको समझाए थे। वो बोल रहे थे कि अगर महिला जो है, अगर वो कॉमन्स मतलब जमीन भी कम है और उनके पास सामूहिक संसाधन भी नहीं है, तो वो ज्यादा वनरेबल है, मतलब ज्यादा जोखिम की स्थिति में है। अगर उसके पास सामूहिक संसाधन है तो जोखिम थोड़ा कम हो जाता है। जोखिम इसलिए कम हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ सामुदायिक संसाधन से पत्ते ले आएगा, भाजी ला सकता है, इवन अपना मवेशी चरा सकता है। इस तरह का चीजों में देखना चाहिए, खास करके सिंगल वीमेन या जो कमजोर महिलाएं हैं। और क्लाइमेट चेंज के टाइम पर भी उन्हीं लोग को ज्यादा प्रभावित होना पड़ता है कि अगर मान लीजिए लकड़ी ला के बेच रहे हैं या कुछ वनोपज ला के बेच रहे हैं, तो ऐसे जगह पर जब खराब हो जाता है सामूहिक संसाधन है कॉमन्स, तो अब उनको दूर जाना पड़ता है। जब आपके पास जंगल होगा 2 किलोमीटर में, वो जाना पड़ता होगा 6 किलोमीटर। हम देखते थे अमरपुर में, जब वो टाइमलाइन जब देखते थे कि कितना दूर पे जाते थे, हो सकता है 10 साल पहले वो 3 किलोमीटर पास में था, आज 6 किलोमीटर हो गया मौलाइन पता बाकी चीजें लाने के लिए।
तो ये स्वाभाविक रूप में है कि जो जोत तो है, क्योंकि हमारा सारा खान पान उसके ऊपर है। और मोनोकल्चर इसलिए भी अच्छा होता है कि लोग को लगता है कि अच्छा एक साथ में कर दिए तो हमारा रिस्क वो कम है, मेहनत कम लगेगा। तो उसी उसी वो ट्रेंड बदलने भी हमको लगा 30 साल, मतलब एक दिन में तो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन भी नहीं हुआ। हम जब पूछते हैं लोगों को कि ना हमारे यहाँ पहले आते थे ग्रामीण जो किसान मित्र टाइप के जो होते थे सरकारी, नाम तो मुझे नहीं याद है, क्या कुछ कहते हैं अच्छे से, वो आके खाद डाल के जाते थे, यूरिया वगैरह चुटके से। और ये करने में हमको लगा 10-15 साल, मतलब एक दिन में हम एक नंबर पे नहीं पहुंचे। हम 67-68 में शुरू किए, कुछ कुछ पैकेट में शुरू हुआ, उसके बाद आगे आगे बढ़ता गया। फिर वो आज जाके 30 साल, तो हम इसको फिर से हम क्या करें, शीर्षासन मोड पे हैं। मतलब शीर्षासन समझ रहे हैं ना, कि सर नीचे, और पूरा हम फिर से 360 डिग्री में आना चाह रहे हैं। अभी अभी तो हमने सारा चीज बदले। लोग किसान भी वही बोल रहे हैं, आप पहले तो हम सीड रिप्लेसमेंट करना है और मोनोकल्चर करना है, क्योंकि इसमें उपज ज्यादा है, आजीविका ज्यादा समय रहेगा। और फिर से तो ये टाइम लगेगा। और हम चाहते हैं कि एक दिन में ही रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि अच्छा, लेकिन उसके लिए आपके पास बहुत सारा संसाधन थे। आप सब्सिडी देते थे, इंसेंटिव देते थे, आपके पूरा मशीनरी लगता था, सरकारी मशीनरी लगता था, बहुत सारे योजनाएं था। और आज उतना योजनाएं और इतना संसाधन के साथ होगा तो हो सकता है ये बहुत जल्दी हो। अभी जो है बिना संसाधन बिना इंसेंटिव में जितना हो रहा है वो बहुत है। मतलब जितना भी अभी प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें बहुत संसाधन, सरकार के संसाधन तो हम कभी यूज ही नहीं। अभी कोई ऐसा स्कीम भी नहीं है जो इसके लिए काम करे। अगर आप पूरा स्कीम को, सरकारी स्कीम को एनालिसिस करें, कोई ऐसा स्कीम नहीं है जो परंपरागत खेती के नाम पर अभी जो आया है वो कभी इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो है आपका क्या बोलते हैं, इलेक्शन ईयर है तो थोड़ा फंड का क्रंच चल रहा है, वो सब चीजें हैं, लेकिन ठीक है। मतलब ये सब कहानी है। तो हमको फिर से वैसा ही अगर करना होगा तो हमको फिर से 360 में घूमना है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग का ये भी कहना है कि बात हो सकता है सही कि हम साथ में, तो हमको जिस जगह पर ये सारा रीजनरेटिव एग्रीकल्चर ये प्रैक्टिसेस करने का आसान है उस जगह से शुरुआत करें। तो वो आइडेंटिफाई करें, फिर से वही ना हो जाए कि एक जैसा, जैसे किसान को एक जैसा ब्लैंकेट सबको दे दिए। तो एक जैसा रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हर जगह पर ना दे। जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस ब्लॉक में इसको अच्छे से हो सकता है क्रियान्वयन, वहां से शुरू करें तो हो सकता है ज्यादा आसानी से हो सकता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बोले हैं सत्या। जितना जितना हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में जितना रिसोर्स, जो स्ट्रक्चर, जो सपोर्ट मैकेनिज्म दिया है, काउंटर कल्चर लाना है, दूसरा हमें दूसरे तरह की खेती करनी है, तो उसके लिए भी सेम तरह का ही हमको सपोर्ट तो बनाना होगा फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, लोग कम्युनिटी की तरफ से और बाजार की तरफ से भी। इसमें कृष्णा में एक चीज है कि बाजार में भी एक चीज है कि हमारा क्या बोलते हैं, व्यवहारिक चीजें में क्या है, हम आज भी हमारा जो परचेजिंग वाला माइंडसेट है, हम सस्ता वाला चीज ढूंढते हैं। मतलब हम सबके लिए गांव से जो महिलाएं आते हैं, देसी आपका खीरा लेके आजकल सब आते हैं। कोई मंडला के अगर कहीं होंगे तो जानते हैं, वो नेहरू स्मारक के पास में बैठते हैं। अगर बाजार में 30 रुपया अगर खीरा चल रहा है, वो थोड़ा सा महंगा देते हैं, 40 रुपये। देसी होता है, वो कांटा वाला थोड़ा रहता है। वो सुबह से बैठते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत ले जाएं या मारा मारी हो। तो हमारे अंदर में वो है कि हम सस्ता चीजें, तो इंसेंटिव, एक तो इंसेंटिव गवर्नमेंट इंसेंटिव, और एक है कि हम जो समाज है वो भी उस चीज को कितना तरीके से ले रहा है। जहाँ ऑर्गेनिक में उसका इंसेंटिव बहुत थोड़ा सा, अगर हम 5 रुपया ज्यादा बढ़ा देता है तो हम वहां नहीं खरीद के स्कूटी मोड़ देते हैं थोड़ा 2 किलोमीटर जाने के लिए, भले उतना पेट्रोल जल जाए, लेकिन हम वहां से नहीं खरीद के कहीं और जाके। तो वो भी अपने ऊपर, वो मतलब व्यवहारिक चीज है, अपने को जब सही करेंगे तो हो सकता है। मतलब अपना किस नजर से चश्मा पहन रहे हैं तो। और ये दाम के साथ में हम जो और एक चीज देखते हैं, वो उसकी अपीयरेंस, देखने में कितना सुंदर लग रहा है जब, तो वो चीजें जो कई बार फॉरेस्ट में पैदा हुई हैं या जिसमें बहुत खाद नहीं डाला गया, बहुत दवाइयां नहीं डाली गई, वो बहुत एक जैसे शेप में नहीं दिखते, एक जैसे कलर के, और वो देखने में बहुत सुंदर, मतलब
ऑर्गेनिक टाइप दिखते हैं, वो जैसे दिखने चाहिए, पर हमें चाहिए एकदम ग्रीन फ्रेश चमकता हुआ खीरा। हमें उस मतलब हमें सही। विजुअली अपीलिंग चाहिए, हमको देखने में वो सब्जियां बहुत अच्छी दिखेंगी तो हमें लगता है ये अच्छी हैं, ये फ्रेश है। तो उस वो भी एक मतलब एक बड़ा एकदम सही मतलब बात बोले हैं। ये हमारा जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा, हम लोग इसके लिए अवेयर नहीं होंगे, तब तक नहीं हो पाएगा ये। अमरकंटक में एक प्रोफेसर हैं केवीके में, सत्य भाई, है ना, वो एक बार वीकली मार्केट में आए तो उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा दाग वाली चीज होगी सब्जियों में, मेरे को वही लेना है ना। तो जिसमें थोड़ा कीड़ा खाया हो ऊपर या चकत्ता पड़ा हो, है ना। तो ये देख के आपसे कृष्णा जी ने जो बोला मेरे को याद आ गया कि वास्तव में मतलब हम लोग जो एकदम सफाई की ओर जाते हैं, बल्कि वो उस तरह की चीजों को हमको प्रिफर करना चाहिए। जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो और किसी कुछ हमारे पार्टिसिपेंट में भी कोई कुछ ऐड करना चाहे, जोड़ना चाहे, या कुछ सवाल, कोई चिंता, कुछ भी जो चल रहा हो, अगर बोलना चाहे तो वो अनम्यूट कर सकते हैं और बोलेंगे। मैं सत्या जी को और सुशील भाई को और कृष्णा जी को सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और अभी तक 1 घंटे से जोड़े रखे तो इसके पीछे का है कि कहीं ना कहीं हम लोग सब एक ही जमात के लोग हैं। और जिस तरह से पन्ना में हम भी काम कर रहे हैं, तो चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो, चाहे जो जंगलों से निकलने वाली इस समय की सब्जियां हो, तो उसको, लेकिन मुझे भी यही लग रहा है कि इसको कैसे स्थापित किया जाए। जो सत्या भाई पिछले 1-2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि अपना खान पान, अपना सम्मान, तो मामला ये फंसता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो हम लोग खाते पीते हैं और जो गांव के लोग खाते पीते हैं, तो कभी कभी एक ऐसी भावनाएं हैं कि जो शहर के लोग हैं वो बहुत अच्छा खान पान कर रहे हैं, या हम गांव में रहते हैं तो उतना अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन अब हालांकि समझ थोड़ा सा दूसरे प्रकार की हो रही है। हम लोग भी ये मानते हैं कि गांव का बहुत अच्छा वातावरण है, गांव की सब्जियां बहुत अच्छी है। जो शहर में सब्जियां आ रही हैं, तो जैसे सत्या जी कह रहे थे कि कल मैं अभी कुछ किसानों से बातचीत कर रहा था, तो खाने के लिए वो भी अलग से अब सब्जी, और यहाँ तक कि धान भी अलग से लगाने लगे हैं। उसमें वो गोबर की खाद और यही सब डाल रहे हैं, जैविक ही कर रहे हैं। लेकिन जो बेचने वाला है वो कर रहे। तो ये हमारे किसान भी 2 प्रकार की खेती करने लगे हैं, एक अपने लिए और एक जो चमक धमक वालों के लिए अलग करने लगे हैं। तो खतरा समाज में ही कहीं ना कहीं उल्टा वो पड़ेगा, आएगा। उन्हीं का बच्चा शहर में भी जा रहा है। यही हमने उनको समझाया कि आपका ही बच्चा दिल्ली में है, आपका बच्चा इंदौर में है, भोपाल में है, तो आप जो बेच रहे हैं वही खा रहा है। तो आप ये न समझें कि हम और आप अलग हैं, या एक समाज कोई अलग है, इस तरह का है। तो अभी देखा जाए तो बहुत प्रकार की सब्जियां पन्ना के जंगलों में भी निकली हैं, और उन सब्जियों को कैसे प्रमोट किया जाए, क्योंकि वो बहुत तो लुप्त हो रही हैं, मतलब विलुप्तावस्था में है, लेकिन बहुत सारा चीज है। अब ये देखने को मिलता है कि जैसे महुआ है, महुआ में अभी कितने लोगों ने खाया होगा, हरसठ थी तो लोगों ने खा लिया होगा, और कुछ लोगों को वो भी अभी नसीब नहीं हुआ होगा। तो ये खान पान में लोगों के आ नहीं पा रहा है। और जिस प्रकार से अभी गुली है, गुली का तेल इस समय गांव में बड़ा आसानी से मिल जाता है, लोग खा रहे हैं उसका, पूरी पराठा, ये ना खा करके जो हम लोग फॉर्च्यून का और जो इस तरह के तेलों का यूज कर रहे हैं। तो ये सब तेलों को कैसे प्रमोट, तो मैंने थोड़ा लिखा था कि हम लोग इसका पिछले साल से भी इच्छा थी कि अभी बीच में विकास संवाद ने हमारे यहाँ पिछले साल एक शिविर लगा था, तो शिविर में बहुत प्रकार के वैरायटी खाने की बनी थी जो हम भी नहीं जानते थे उतना ज़्यादा। तो उसमें देखने को, मतलब विविधता देखने को मिली। तो इसका बीच बीच में इस तरह के प्रेजेंटेशन के साथ साथ में, मतलब इसका स्टॉल लगना चाहिए, मतलब खाना वो बने और लोग उसका थोड़ा सा लुत्फ भी उठाए, समझे भी कि है क्या। तो बहुत सारे अधिकारियों ने उस चीज को देखा था जब विकास संवाद ने वो स्टॉल लगाया था। तो इस तरह का इस साल अभी उन्होंने नहीं लगाया है, हालांकि पोषण सप्ताह चल रहा, हो सकता है कि पोषण सप्ताह में वो नजर में आए। अभी ये पूरा सितंबर महीने चलेगा। तो इसको कैसे खान पान में और अपने सम्मान के साथ जोड़ के देखने की जरूरत है। तो मैं भी इसका पक्षधर हूँ, और
सत्या जी के साथ मार्गदर्शन में मैं भी लगा रहता हूँ कि कैसे हो। तो एक मैंने अभी जो ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, जो छोटी छोटी गांव में करें या शहर में करें, तो कोदई का खीर, जो चावल की खीर हम बनाते थे, उसको हमने खत्म किया और सेवई भी खत्म कर दिया। हमने उस वेंडर से बोला कि हमें कोदई का ही खीर आप खिलाइए, और फिर मैं उसको बताता भी हूँ जितने लोग हैं कि भाई ये कोदई का खीर बना हुआ है, आप लोग इसको समझें। तो कहीं ना कहीं खान पान में इस तरह का धीरे धीरे व्यवहार में बदलाव हम लोगों को भी ले आना पड़ेगा कि जो हम लोग ट्रेनिंग प्रशिक्षण में खाना पीना बनाते हैं, उसमें कुछ ऐसे परंपरागत जो हमारे खाद्य पदार्थ है उसको हम शामिल करें उसमें। तो धीरे धीरे फिर एक वो भी सम्मान का स्थिति में उनको लगेगा, अरे यार खुदई का खीर बना हुआ है, भाजी बनी हुई है, मतलब इस तरह के, तो वो फिर उनको लगेगा कि तो जो गांव में हम लोग खाते हैं वही शहर में भी बन रहा है। तो ज़्यादा मुझे नहीं बोलना है क्योंकि समय भी हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल से मुझे खुशी है, और मैं सब इसमें आगे बढ़ाने में मैं साथ में आगे रहूंगा हमेशा, जहाँ भी रहूंगा। तो धन्यवाद धन्यवाद भाई कृष्णा साहब, जी। आप आए भाई साहब, यही बड़ी बात है। एक्चुअली जब ये कृष्णा में शायद बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, जब ये अपना खान पान अपना सम्मान वाला कैंपेन प्लान कर रहा था, तो ये फ्रेम में 3 लोग हैं, मैं तीनों लोगों से बात किया था, कृष्णा मैम से फोन किया था, कृष्णा मैम ऐसे सोच रहे हैं अगर लार्ज स्केल पे करना है तो। और भाई साहब थे पन्ना में, भाई साहब को अभी फोन किया है कि भाई साहब ऐसा कर रहे हैं, तो हो सकता है हम सारे कम्युनिटी मेंबर को एक जगह पर बुला के बात करेंगे। तो अच्छा लगा भाई साहब, हम सारे एक जैसे लोग और इसी मुहिम में है। और समुदाय के लोग ने जो समुदाय के लीडर हैं, दीदियां हैं, फेडरेशन के भैया दीदी हैं, वो लोग भी लगे हैं इस काम में। अच्छा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा प्रोमिनेंट रूप में दिख रहा है, जितना सारा सामाजिक कार्यक्रम हो या, तो शायद बार बार चीजों को करने से या उनके साथ में खड़े होने से शायद हो सकता है। और अपने से और अपने परिवार से ही शुरू करके फिर उनके बात करेंगे तो थोड़ा, या जहाँ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, इस तरह का। अच्छा लगा भाई साहब आप आए, सुशील भाई भी हैं तो इस्लाम। थैंक यू सत्या, थैंक यू ज्ञानेंद्र जी। तो अभी बाकी लोगों का किसी का कुछ सवाल हो तो हम ले सकते हैं। हेलो, और हाँ कृष्णा, सुशील भाई को भी राहुल। धन्यवाद, सुशील भाई भी मिल गए इस मीटिंग में। सुशील भाई भी चेहरा दिखा देते तो और अच्छा होता। सुशील भाई भी अनूपपुर में, मतलब पूरा वन क्षेत्र में ही है, और आप हाँ, प्रणाम बहुत धन्यवाद ज्ञानंद भाई, बहुत अच्छा लगा देख के। जी। तो राहुल आप कुछ बोल रहे थे। हाँ कृष्णा जी, मतलब ऐसा कुछ सवाल तो नहीं था, लेकिन जिस तरीके का डिस्कशन हो रहा है तो एक शेयरिंग जैसा ही था। जो मेरे फादर से मेरा बात हुआ है इस चीज को लेके, तो वो लोग भी ऐसे बताने लगते हैं कि जब वो लोग छोटे थे तो बहुत ज्यादा नहीं था चावल का, तो ये कोदो कुटकी रागी सांबा ये हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होता था, और ये जो उनका मेन जो फूड हैबिट है वो यही था। और इस पे मठा वगैरह के आइटम जो बनते थे वो बहुत ज्यादा थे डाइट में। जो जंगली फ्रूट्स हैं, जैसे बेर हो गए, करौंदा हो गए, ये सारे चीज बहुत ही इजीली अवेलेबल थे और वो डेली के डाइट में उनका पार्ट था। तो उस टाइम पे वो लोग बताते हैं कि काफी बीमारियां बहुत ज्यादा, मतलब एकदम ही मिनिमम रहती थी, कम रहती थी। लेकिन ओवर द पीरियड जब फिर वो फर्टिलाइजर का यूज बढ़ा, एकदम से इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो अभी का जो सिचुएशन है, मैंने अपने यहाँ पे ऐसा, मतलब ये कोदो कुटकी का प्रोडक्शन एकदम नहीं देखा, कोई किसान यूज ही नहीं, मतलब हमारे यहाँ पे नहीं लगाता घर तरफ मेरे। और जो फिर वो ऑयल बेस्ड डाइट बहुत ज्यादा हो गया, उस तरीके का एक डाइट में चेंज आया है। तो वो एक है, मतलब ऐसा ही हमको भी आ रहा था कि कैसे हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल से ओवर द पीरियड, ये चाहे आप ग्रीन रेवोल्यूशन को बोलें और प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में किस तरीके से हम लोग का लाइफस्टाइल बदला है, और इतना ज्यादा अभी डिजीज इतना ज्यादा फैलने लगे हैं, हमारा
जो ये बॉडी का रेजिस्टेंस है वो बहुत कमजोर हो गया है। पहले उस तरीके का चीजें नहीं था, तो वो एक चीज हमको काफी देर से आ रहा था, तो हमको लगा कि रखना। थैंक थैंक यू। यू, यही था मेरा। थैंक यू अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए सभी के साथ में। थैंक यू। और किसी पार्टिसिपेंट का कोई अनुभव हो जो वो साझा करना चाह रहे हो, या कोई सवाल? सत्या जी, कृष्णा, जैसे अभी गजन भाई बता रहे थे और सत्या जी ने भी बताया, है ना, ये खान पान का अनुभव की जो बात हो रही है, यही अनुभव जब मैं अभी नवदापुरम में हम लोग जो काम कर रहे हैं, वहां मूंग का उत्पादन बहुत होता है और प्रचुर मात्रा में वहां पर कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं कि आप खाने के लिए आप भी यही यूज करते हैं, बोले नहीं। जो भी बात हो रही थी, तो उनका भी कहना यही है कि हम खाने के लिए ये वाली यूज नहीं करते हैं, खाने के लिए हम अलग से यूज करते हैं अपना। उसका अलग से एक एरिया तैयार रहता है हमारा, जहाँ पे हम उसका उत्पादन करते हैं, और बेचने के लिए ये दूसरी मूंग होती है। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे गजन जी बोल रहे थे कि हम, आपका बच्चा भी शहर में जा रहा है, आपका बेटा भी शहर में जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को खाएगा। तो इस पर भी हमें अवेयरनेस को लेकर के, कुछ उसके लिए जानकारी को लेकर के हमें काम करने की जरूरत होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। इसका मतलब नजरिया जो है ना, अपने लिए दूसरों के लिए अलग अलग है कि बिल्कुल हम बिल्कुल। क्या खाएंगे और समाज को हम क्या खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे। ये जो नजरिया बन रहा है लगातार, ये नजरिया भी तो कहीं ना कहीं एक समस्या है ये। बिल्कुल बिल्कुल रेखा जी। और जो है कि अभी जब हम ये बात कहते हैं कि हम लोगों में से भी यदि देखा जाए, हम लोग इस फूड को कितना यूज करते हैं। शायद हमें जो जिस फूड की हम बात कर रहे हैं, शायद हम लोग भी उसको उतना यूज नहीं करते हैं। तो यदि हम लोग यूज नहीं करेंगे और ये नहीं बताएंगे, हमारे कार्यक्रमों में हम इस्तेमाल करें, हम लोगों को बताएं कि जब हम ग्रामीण लोगों के साथ में कार्यक्रम करें, तब हम उसका उपयोग करें, तब हम लोगों को बताएं, तो वो शायद चीजें जो है ना बदलेगी, लोगों का नजरिया बदलेगा। तो इस तरह की कुछ शुरुआत हम लोग जब करेंगे, तो वो एक जो इसमें है, अपने आदतों को बदलने में मददगार होगा। जी रेखा जी, एकदम सही पॉइंट बोला है हरिओम जी आपने भी। तो जो आप लोगों ने अनुभव शेयर किए, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि लोगों के अंदर खान पान को लेके जो प्राकृतिक तरीके से उगाया गया या कम केमिकल के साथ उगाया गया खाना है, उस वो अच्छा है, ये समझ तो भरपूर समुदाय के अंदर बनी हुई है। अब हम जो कह रहे हैं, जो मतलब जो आप जो सजेस्ट कर रहे हैं कि कैसे ये समझ जो उन अपने लिए बस है, और ये दायरा जो उन्होंने अपने को सेफ रखा है, लेकिन दूसरों को खाद वाला भी खाना खिलाने के लिए तैयार है वो बाजार में ज्यादा लोग खाएं, हम लोग ना खाएं, हाँ, तो ये मैं कैसे हो समझ सकता है? हाँ, ये कैसे भाईचारा वाली एक तो फीलिंग हाँ, बनाई जाए। एक तो मतलब ये ये कुछ है ही नहीं ना, इससे कुछ बदलेगा ही नहीं, नजरिया ही नहीं बदलेगा। लेकिन इसमें एक और बात भी है रेखा जी, जो हमें शायद शायद समझनी होगी कि जितना शायद अगर किसान अपने लेवल पे करना चाहे बिल्कुल बिना केमिकल के खेती, तो उसको करने के लिए क्या उनके पास में संसाधन है क्या उतने, जैसे गोबर क्या, और उतना रिस्क लेने के लिए अभी वो तैयार है या नहीं है? जिस तरह का अभी सोच बना हुआ है कि अगर हम खाद नहीं डालेंगे तो हमारा प्रोडक्शन है जो कि कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा। और उस डर को दूर करने के लिए अगर उतनी जितनी गोबर खाद, जितना कंपोस्ट चाहिए, जितना वो अपने एक दो खेत में अपने अपने उपयोग के लिए जहाँ पे उगा रहे हैं वहां पे डाल रहे हैं, पर अगर पूरे में करना चाहे तो वो सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं उपलब्ध है? इस तरह की भी कुछ एक व्यवहारिक समस्याएं हैं जो शायद हो सकती हैं किसानों की तरफ। अब पहले तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि यदि मान लीजिए मेरे पास 2 एकड़ जमीन है,
और मैं जो है 10 डिसमिल में अपने लिए कृषि सब्जी भाजी उत्पादन करती हूँ और 10 डिसमिल या 20 डिसमिल में मैं अन्न उगाता हूँ अपने लिए, और बाकी मेरा पूरा रासायनिक होगा। तो ये जो है क्या ये कभी हम लोगों ने ये सोचा है या इसका हमने टेक्निकल हमने इसका ये करवाया है क्या कि वो जो है जो हम ये कहते हैं कि ये पूरा जैविक है, ये है क्या? क्योंकि उसका सिस्टम ही ये है कि जब तक आप एक जितने वहां के आसपास के लोग खेत है आसपास के, वो सारे के सारे जब तक जो है ऑर्गेनिक तरीके से कृषि नहीं हुई है तब तक जो है वो ऑर्गेनिक आपकी खेती में भी ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम खाद डालते दूसरे खेत में, उसका पानी जो आता है हमारे खेत में, वो हमारे को उतना ही इफेक्ट करता है जितना उस खेत मतलब रासायनिक खेती को हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यदि हमें इस तरह का एक सोचना पड़ेगा लोगों के साथ में कि हम कोई एक ऐसा पूरा का पूरा केचप तैयार करें जिसमें कि पूरा वो ऑर्गेनिक ही होगा। इस तरह से हमें कुछ सोचना पड़ेगा और कितना हम जो है ऑर्गेनिक ये जो है खाद वगैरह जो है हम कितना तैयार कर सकते। उसी तरह से हम पशुधन, यदि हमें खाद बनाने की बात होगी तो हमें पशुधन को भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा, उनको भी उसी तरह से उसका पालन पोषण करना पड़ेगा और उतने पशुधन की आवश्यकता है। क्योंकि आज जो है कृषि के लिए बहुत कम हो गया है, मतलब हो सकता है डिंडोरी मंडला में चूंकि धान की खेती होती है तो वहाँ है कि बैल और इसे हल से कृषि होती है, लेकिन बाकी जगह तो सारा ट्रैक्टर आ गया, जो पशु है उसकी संख्या ही कम हो रही। तो ये बहुत सारी समस्या है, लेकिन इसमें भी कुछ हम लोग शुरुआत कर सकते क्या, ये देखने की जरूरत है। जैसे बीज है, बीज पूरे खत्म हो गए, हमारे लोकल जो बीज थे वो खत्म हो गए। आज जो है कोदो है, कोदो चूंकि जो ये रासायनिक इस पर अलग चर्चा रखेंगे रेखा जी, इस पर अलग ये हो चर्चा चुका करेंगे, है। अभी तो समय ये नहीं है, अभी उनको थोड़ा बाइंड अप करने दीजिए। तो नहीं करें, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं बोले कि इसमें बहुत सारी हाँ, इस पर है अभी अभी अलग से चर्चा इस करना पे चाहिए। एक होना लगता है। इसमें एक चीज मैं कहना चाह रहा था इसमें, मतलब बात सब सही है। देखिए हम क्या बोलते हैं, किसानों को दूसरी तो नहीं कहें, दूसरी ठहरा देते हैं बहुत जल्दी, और हर चीजों के लिए हम उन्हीं को जिम्मेदार करते हैं। क्लाइमेट चेंज हो, कुछ भी चीज आए हैं किसान, नेचर आपका क्या बोलते हैं, पर्यावरण दिवस आया किसान, साफ सफाई दिवस आया किसान। मतलब मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा हम अपने क्या बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कुछ लोग अंग्रेजी में कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो हम क्या इंसेंटिव दे रहे हैं उनको। तो हमारे घर पे भी जब मान लीजिए खेती होता है तो किसान का क्या सपना होता है कि उसका बच्चा भी पढ़े, उसको भी थोड़ा रोजगार हो। तो जब रोजगार के लिए वो नजरिया, वो अभी तक वो रीजनेटिव एग्रीकल्चर में हो जितना कर रहा है उतने में जितने में वो कन्विंस है। हो सकता है आगे चल के इसमें अगर हम इंसेंटिव ज्यादा मिले, हम अगर ज्यादा अच्छे से खरीदे उनसे, थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिले, थोड़ा सब्सिडी मिले, तो हो सकता है वो फिर से कल के दिन में करे। तो हम सारा बोझ उनसे डालना भी एक तरह का सही नहीं होगा। अम, हाँ, क्यों कर रहा है उसके पीछे बहुत सारा कारण है, ये है जो कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन अच्छा एक बात है कि अगर 80% किसान है, 80% किसान अपने लिए खाना खा रहे हैं, तो अभी एक प्रकार का ठीक है, मतलब अभी के लिए। हो सकता है 20% वो व्यापार के लिए, बेचने के लिए कर रहे हैं, मतलब एक नजरिया से अगर होलिस्टिकली सोचे, मतलब कि हम सबके लिए, लेकिन वो व्यवहारिक रूप में हो नहीं पाता। बहुत सारा इंसेंटिव उसको मिलना चाहिए जो नहीं मिलता है। मतलब हम अगर अच्छे सांस ले रहे हैं, अच्छा सा चिड़िया देख के खुश हो रहे हैं कि अरे मैं घर पे बोलता हूँ ये इतना मैं बर्डिंग कर लिया, 150 बर्डिंग कर लिया यहाँ, तो इतना देखा इसलिए कि वो किसान और यहाँ के लोग उसको बचा के रखे हैं। तो उसके लिए मैं क्या इंसेंटिव दे रहा हूँ? क्या मैं खरीदने के टाइम पर 5 रुपया ज्यादा दे के खरीद पा रहा हूँ बिना नेगोशिएट किए किसान से? मतलब या क्या उनको दे, मतलब वो वाली बात है। तो उस तरह का शायद देखें, मतलब आप सबका बात सही है, मतलब मैं किसी को वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक नजरिया ये भी है, इस तरह का भी है। मतलब आप जो कह रहे हैं सब सही है, लेकिन हम सारा चीजें किसानों के ऊपर भी नहीं करके थोड़ा सा
कुछ नीति के ऊपर कुछ छोड़ना चाहिए, कुछ हमारा व्यवहारिक चीज के ऊपर छोड़ना चाहिए, कुछ हम जो खरीद रहे हैं उनसे कितना रेट में खरीद रहे हैं, वो चीजें। और क्या उनका जब अभी पूरा ड्रॉट है, मैं ज्ञानेंद्र भाई साहब का पढ़ रहा था पोस्ट, या उनका किसान जगत वो निकालते हैं पूरा पन्ना अभी ड्रॉट है, मतलब सूखा है। तो 1 साल का खेती जब बर्बाद हो गया तो उनके लिए क्या, हम क्या देंगे, वो उस तरह का चीजें है, मतलब अलग अलग पहलू हैं। हम थोड़ा उसमें से वो ये सारा चीज हमको जुड़ा हुआ है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। आप अपना सारा नजरिया एक मतलब अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन अब जुड़ेंगे तो हम कहीं एक ही मंजिल पे जाएंगे। बस ये देखना है कि कितना अच्छे तरीके से जा सकते हैं, और लंबा समय से सबको साथ लेकर। बिल्कुल सहमत है सत्य आपकी बात से कि किसान भी उस लार्जर सिस्टम का पार्ट है जो आज हम लोगों ने जिस पे चर्चा की। और अकेले एक पे नहीं, पर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, समाज होने के नाते, किसान की, सिटीजन होने के नाते, हमारी भी, सरकार की भी, और पूरे इकोसिस्टम की भी। तो हम कैसे करके ये पूरी चीजों को लेके आए, और जहाँ पे आपने जैसा कंक्लूड किया कि हम जो भी शुरुआत, जो भी बदलाव करने हैं वो खुद से शुरू करने हैं, वो किसी भी तरह का हो। तो अपने स्तर से शुरू करते हैं, अपने परिवार से शुरू करते हैं, फिर अपने समाज और गांव और सोसाइटी, लार्जर सोसाइटी में लेकर उसको चलते हैं। तो इस तरह से ये चर्चा को यहाँ पे समेटते हुए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी, और कि सब खास तौर से मैं सत्या जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। इतनी जो जानकारी आपने बहुत ही सरल, सिंपल, व्यवहारिक तरीके से, जो सब हम सब लोग जिसको समझ सकें और याद रख सकें, उस तरीके से आपने साझा की। और साथ में सारे पार्टिसिपेंट को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने चर्चा खत्म, मतलब टाइम खत्म होने के आधे घंटे बाद तक भी चर्चा में जुड़े हुए हैं, और उतने ही जोश और उत्साह के साथ में सवाल जवाब और चर्चा में भागीदारी ले रहे हैं। तो इस तरह मैं सबको धन्यवाद देते हुए अब इस सेशन को क्लोज करना चाहूंगी। सभी का धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।